है हमारे मुख्य किरदार शिनोमिया होकागे से। वो हाई स्कूल के तीसरे साल 3rd ईयर का छात्र है। बाहर गर्मी का मौसम है और स्कूल में सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन होकागे का ध्यान पढ़ाई में कम और अपनी गोद में रखी एक सर्वाइवल गाइड पर ज्यादा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही छुट्टियां शुरू होंगी उसका असली सर्वाइवल शुरू होगा। तैयारी में डूबा हुआ नायक होकागे कोई मामूली शौकिया लड़का नहीं है, वह सर्वाइवल के लिए पागल है। उसने इसके लिए किताबों और वीडियो से काफी रिसर्च की है। वो गुफा में रहने, केव लिविंग और भाले से मछली पकड़ने, स्पीयर फिशिंग जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहा है। उसे लगता है कि उसका ज्ञान अब उसे एक असली एडवेंचर के लिए तैयार कर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि होकागे अपनी क्लास में बैठा हुआ है। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जबकि बाकी छात्र उसे बस एक शांत और शायद थोड़ा अजीब लड़का समझते हैं। उसके पास एक बड़ा सा बैग भी है जो दिखाता है कि वो हमेशा तैयार रहता है। उसका सपना, होकागे का एक ही सपना है, अपने सर्वाइवल स्किल्स को साबित करना और अनुभव हासिल करना। वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। मजाक और बुलिंग। क्लास के कुछ कूल और शरारती लड़के होकागे का मजाक उड़ाने लगते हैं। क्योंकि उसका नाम होकागे है, वे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तारांकन, अरे होकागे, वो शैडो क्लोन वाली तकनीक करके दिखाओ ना, या निन करो। होकागे की प्रतिक्रिया, होकागे इन सब बातों को चुपचाप सह लेता है। वो बस इतना सोचता है कि अगर मैं ये कर पाता तो अब तक कर चुका होता। वो बताता है कि क्लास की रैंकिंग में वो काफी नीचे आता है और शायद उसका शांत स्वभाव ही है जिसकी वजह से बुलिंग ज्यादा हिंसक नहीं होती। वो बस दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएं। होकागे अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है। वो क्लास के शोर शराबे से थक चुका है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि वो क्लास में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर है। भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ ताड़ पाम ट्रीज के पेड़ हैं और वो जमीन पर पड़ा हुआ है। होकागे की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक गुफा के बाहर भारी बारिश और ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच पाता है। वो पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है, अभी तो मैं क्लास में था, फिर अचानक यहाँ कैसे? आसपास का नजारा किसी डरावने जंगल जैसा है। होकागे को महसूस होता है कि भले ही उसे लग रहा है कि ये एक सपना है, लेकिन यहाँ की हवा, बारिश और मिट्टी बिल्कुल असली लग रही है। वो घबराने के बजाय अपनी स्थिति का जायजा लेता है। वो जमीन पर बैठा है और उसके पास उसका स्कूल बैग भी है। वो खुद से पूछता है, क्या ये हकीकत है? वो तुरंत अपना फोन निकालता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वहां ना तो कोई फोन लाइन है और ना ही वाईफाई। वो अपने बैग में रखे सामान के बारे में सोचता है। उसके पास एक फ्लेयर भी है जिसे वो सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसे कोई बचाने आएगा। लंच ब्रेक का वो रुमाल। होकागे को अपना रुमाल मिलता है जो अभी भी थोड़ा गीला है। उसे याद आता है कि उसने इसे लंच ब्रेक शुरू होते ही इस्तेमाल किया था। इससे उसे यकीन होने लगता है कि वो सच में स्कूल से सीधे यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है। वो पक्का हो जाता है कि वो स्कूल में सो रहा था और फिर अचानक यहाँ आ गया, पर उसे ये नहीं पता कि आखिर ये हुआ कैसे। होकागे अपने बैग से एक बड़ी सी सर्वाइवल नाइफ निकालता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो चिल्लाकर कहता है, ये मेरे लिए एक मौका है। वो खुद को शांत रहने के लिए कहता है। वो ठान लेता है कि चाहे ये सपना हो या हकीकत, वो अपनी सर्वाइवल लाइफ का पूरा आनंद लेगा और उसकी पहली प्राथमिकता है जिंदा रहना। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर MC से, जो एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ है। वो घबराने के बजाय खुद को शांत रखता है। उसका पहला मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहना। वो कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि ये हकीकत है या कोई सपना, वो इस सर्वाइवल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करेगा। सूरज अभी भी आसमान में है, इसलिए वो वक्त का फायदा उठाना चाहता है। वो अपनी चाकू निकालकर जंगल की ओर बढ़ता है ताकि वो आसपास के इलाके को समझ सके और अपने रहने के लिए एक सुरक्षित बेस ढूंढ सके। जंगल में उसे कई तरह के जानवरों के निशान मिलते हैं, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर्स, गिलहरियां, चिपमंक्स और बंदरों के साए। ये देखकर वो डरता नहीं बल्कि खुश होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके पास शिकार करने और खाने के लिए भरपूर साधन मौजूद हैं। तभी उसे पानी की आवाज आती है और वो एक नदी के पास पहुंचता है। वो जानता है कि नदी का पानी सीधे पीना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। आमतौर पर पानी को उबालना या फिल्टर करना पड़ता है, लेकिन हमारा MC पूरी तैयारी से आया है। वो अपने बैग से एक स्पेशल प्यूरिफिकेशन बॉटल निकालता है। वो बताता है कि वो ऐसी 3 बोतलें अपने साथ लाया था, जैसे उसे पहले से पता हो कि जहाज डूबने वाला है। ये बोतल गंदे से गंदे पानी को भी पीने लायक बना देती है। उनका पल सैटिस्फैक्शन, वो पानी पीता है और उसे ये शहर के पानी से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। खुले आसमान और कुदरत के बीच वो अपनी इस नई जिंदगी का पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लेता है। कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के पास। हमारा हीरो बैठा है और बहुत ही शांति से अपना सर्वाइवल प्लान बना रहा है। वो सोच रहा है कि रहने के लिए गुफा और पीने के लिए नदी का पानी काफी है। पेज 3-4। उसे खाने की चिंता है। वो कहता है कि काश यहाँ समुद्र होता तो मछली पकड़ पाता, पर अभी के लिए जंगली पौधों से काम चलाना होगा। पेज 5। अचानक उसे झाड़ियों से इंसानों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई और भी है। हीरो जैसे ही झाड़ियों के पीछे से झांकता है, वहां क्लास की सबसे हॉट लड़की यूकी माना खड़ी है। उसकी स्कर्ट उड़ती है और हीरो सब देख लेता है। ना जोर से चिल्लाती है और हीरो को पैरवेट थरकी कहती है। तभी उसकी बाकी सहेलियां भी वहां आ जाती हैं। सब लड़कियां वही हैं जो स्कूल में हमारे हीरो का मजाक उड़ाती थीं। वो उसे निंजा या होकागे कहकर चिढ़ाती थी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था। क्यों को पता चलता है कि उनका स्मार्टफोन काम नहीं कर रहा। वो घबरा जाती हैं। हीरो उन्हें बताता है कि वे एक सुनसान टापू पर हैं। हीरो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो बताता है कि कैसे वो क्लास में सोने का नाटक करता था ताकि इन लड़कियों की बातें सुन सके। बेचारा एक सर्वाइवल ओटाकू है जिसे लोग अजीब समझते थे, क्योंकि वो हमेशा सर्वाइवल की चीजें पढ़ता रहता था। लड़कियां उसे टोकती हैं, अरे तुम वही हो ना जो टापू पर रहने के पैम्फलेट पढ़ रहे थे, और तुम्हारे पास निंजा चाकू,
निंजा नाइफ भी है? डरावने हो यार। लड़कियां बताती हैं कि जब उन्हें होश आया तो वे सब जमीन पर पड़े थे। वे एक गुफा के सामने जागे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे यहां कैसे पहुंचे। यहां ट्विस्ट ये है कि होकागे के पास सर्वाइवल की चीजें हैं, इसलिए लड़कियां फैसला करती हैं कि फिलहाल इसी के साथ रहना बेस्ट है। लड़कियां रीटो, ब्याकुया और अरीसा एक्साइटेड हैं। वे सोचती हैं कि अगर निंजा यहां है तो बाकी लड़के भी यहीं कहीं होंगे। अरीसा तो इतनी खुश है कि वो सीधे होकागे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब से तुम हमारे पार्टनर हो। लड़की मजाक में कहती है, लड़के तो खुश होते हैं ना जब लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। मैंने सुना है उन्हें बस्ट देखकर रिएक्शन होता है। होकागे बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, हाँ मुझमें भी डिजायर्स हैं, पर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। पेज 9 है कि पहले वो सबको गुफा तक ले जाएगा, फिर समुद्र की तलाश करेगा। अरिसा को लगता है कि वो रेत पर SOS लिखने जा रहा है, लेकिन होकागे का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन हाई रैंकिंग लड़कियों से बात करने का मौका मिलेगा, पर अभी मुझे सिर्फ समुद्र और खाने सीवीड की फिक्र है। बीच में खड़ी लड़की माना की टांग खींची जा रही है। उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, माना यूर एन इडियट, माना तुम बुद्धू हो। दूसरी तरफ एक लड़की काफी सीरियस है और अपने फोन में सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि हम चाहे कितने भी स्टिक्स यानी पिछड़े इलाके में क्यों न हो, मोबाइल सिग्नल तो मिलना ही चाहिए। वे शायद इस बात से अनजान हैं कि वे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के करीब हैं। अचानक झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज आती है या कोई साया दिखता है। मुख्य पात्र शायद उप रहने का इशारा करता है। लड़की डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि उसे रोक दिया जाता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज डोंट सडनली स्टॉप, इट हर्ट्स। प्लीज अचानक मत रुको, चोट लगती है। यहां कैमरा शिफ्ट होता है गुफा के मुहाने केव एंट्रेंस की तरफ। लड़कियां जैसे ही गुफा के पास पहुंचती हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबकी जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, EH। क्या? पैनल में आप देख सकते हैं कि गुफा के अंदर से एक विशाल जानवर बाहर निकल रहा है। लड़कियां पूरी तरह से जम फ्रीज चुकी हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस आइलैंड पर इतना खतरनाक शिकारी मौजूद होगा। आपके सामने है इस कहानी का विलेन, एक विशाल बंगाल टाइगर। इसकी सीन काफी डरावना है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो बाघ कब हमला कर दे। क्या यहां बाघ है? यहां हमारे मुख्य किरदार मेन कैरेक्टर्स हैरान हैं। क्या सच में यहां बाघ है? लड़कियां डरी हुई हैं और पूछ रही हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। एक लड़की बहुत ही लॉजिकल बात बोलती है। वो कहती है, मेरे हिसाब से जापान में जंगली बाघ नहीं होने चाहिए। लड़का समझाना शुरू करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कहता है कि चाहे वे किसी सुनसान आइलैंड पर ही क्यों न हो, कम से कम फोन का सिग्नल तो मिलना चाहिए। साथ ही उसने रास्ते में जंगली सुअर और गिलहरियों, चिपमंक्स के निशान भी देखे थे। यहां वो लड़का एक बहुत ही गहरी बात बताता है। वो कहता है कि जापान के इकोसिस्टम में एक ब्लैकिस्टन्स लाइन नाम की सीमा होती है। कुछ जानवर केवल उत्तर होकाइडो में मिलते हैं और कुछ दक्षिण आओमोरी में। लेकिन यहां ये सब एक साथ दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहां का पर्यावरण बिल्कुल अजीब है। वो कहता है, मुझे लगता है हम पृथ्वी अर्थ पर हैं ही नहीं, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया, अनदर वर्ल्ड है। ये सुनकर बाकी सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही लड़का दूसरी दुनिया की बात करता है, एक लड़की भड़क जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो? दूसरी दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? उसे लगता है कि लड़का कोई मजाक कर रहा है या डरा रहा है। शोर मचते ही बाकी लड़कियां उस लड़की का मुंह बंद कर देती हैं ताकि वो चिल्लाए नहीं। पास ही में बाघ सो रहा है और शोर होने पर उसकी कान हिलते हैं। अगर वो जाग गया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लड़का अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि बस कुछ पल पहले वे स्कूल में लंच ब्रेक कर रहे थे और अगले ही पल वे इस घने जंगल के बीच में हैं। इतनी जल्दी स्कूल से जंगल में आना नामुमकिन है। अंत में लड़का कहता है कि उसके पास अपनी थ्योरी का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम यह है कि वे इस खतरनाक जगह जहां बाघ है को छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सब लोग बहुत शांति से बिना शोर मचाए बाघ के पास से भाग निकलते हैं। एक छोटी सी गलती और वे उस बाघ का लंच बन सकते थे। बाघ से दूर आने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहां वे थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। हीरो के पास पहले से ही कुछ पीने का सामान तैयार है, जिसे देखकर एक लड़की कहती है, वाह निंजा, तुमने ये सब पहले से तैयार रखा था, कमाल है। जब हीरो एक लड़की को पानी की बोतल देता है तो वो शर्मा जाती है। वो सोचती है, अगर मैं इससे पीती हूं तो क्या ये एक इनडायरेक्ट किस होगा? हम तो अभी डेट भी नहीं कर रहे। हीरो मजाक में कहता है कि बोतल साफ है और वो पीते समय होंठ भी नहीं लगाता। लड़की फाइनली पानी पीती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। वो कहती है, आह, क्योंकि गर्मी और डर के बाद पानी अमृत जैसा लग रहा है। हीरो दूसरी लड़की माना को भी पानी पीने के लिए कहता है। हंसी मजाक के बीच अचानक माहौल गंभीर हो जाता है। एक लड़की उदास होकर पूछती है, क्या हम कभी वापस घर जा पाएंगे? सबके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। हीरो अपनी थ्योरी बताता है।
वो कहता है, मुझे पता है कि ये सोचना बेवकूफ़ी है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम अभी भी पृथ्वी पर ही हों, बस किसी अनजान जगह पर। एक लड़की बहुत उदास है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वे घर कैसे लौटेंगे। हमारा हीरो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वे जंगल से बाहर निकल पाए तो शायद उन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। एक दूसरी लड़की चिल्लाकर कहती है कि उसे तुरंत घर जाना है, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें सही दिशा का अंदाजा ही नहीं है। हीरो के पास एक पुराना स्मार्टफोन है, भले ही वहां सिग्नल नहीं है, लेकिन उसका कैमरा अभी भी काम कर रहा है। हीरो सोचता है कि अगर वो किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों तरफ की तस्वीरें ले लें तो उसे रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। तभी एक लड़की उसे अपनी मॉडर्न सेल्फी स्टिक देती है ताकि वो और भी ऊंचाई से तस्वीरें क्लिक कर सके। हीरो को पहले कभी सेल्फी स्टिक चलाना नहीं आता था, इसलिए वो लड़की उसे बड़े प्यार से इसे इस्तेमाल करना सिखाती है। जैसे ही हीरो पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, उसकी फुर्ती देखकर लड़कियां हैरान रह जाती हैं। वे उसे रियल निंजा और बंदर बुलाने लगती हैं। नीचे खड़ी लड़कियां जो पहले डरी हुई थीं, अब हीरो को चीयर कर रही हैं। हीरो सोचता है कि लड़कियां मानसिक रूप से कितनी मजबूत होती हैं। हीरो पेड़ की चोटी पर पहुंचकर फोटो खींच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। अचानक एक शरारती बंदर आता है और हीरो के हाथ से सेल्फी स्टिक और फोन छीनकर भागने लगता है। नीचे से लड़कियां मजाक उड़ाती हैं कि तुम निंजा होकर भी एक बंदर से हार गए। वो बंदर पेड़ से नीचे कूदता है और सीधे उस लड़की के पास पहुंच जाता है जिसने सेल्फी स्टिक दी थी। बंदर उस लड़की से डरने के बजाय उसके बहुत करीब चला जाता है, जिसे देखकर हीरो दंग रह जाता है। वो लड़की मुस्कुराते हुए बताती है कि उसके पास जानवरों से दोस्ती करने की एक खास काबिलियत है। बंदर लड़की के साथ खेल रहा होता है, लेकिन हीरो को लगता है कि बंदर उसे परेशान कर रहा है। हीरो जोश में आकर लड़की को बचाने के लिए बंदर पर झपटता है, लेकिन इस हड़बड़ी में कुछ मजेदार और अजीबोगरीब एक ही मोमेंट्स हो जाते हैं। अंत में जब हीरो फोन में ली गई तस्वीरों को देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अंततः तस्वीरों में दूर दूर तक न तो कोई शहर दिखता है और न ही कोई सड़क। चिल्लाता है, ये बहुत बड़ी खोज है। उसे महसूस होता है कि जिस समंदर को वो ढूंढ रहे थे वो उनके बहुत करीब है। बाकी लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ खास नहीं मिला, पर होकागे उन्हें समझाता है कि समंदर मिलने का मतलब है ढेर सारे रिसोर्सेज। खाने पीने और सर्वाइवल के लिए समंदर एक खजाना है। तभी एक लड़की नोटिस करती है कि फोटो के बैकग्राउंड में कुछ धुंधला सा दिख रहा है। वो फोटो को जूम करते हैं और उन्हें दूर पानी के बीच में एक टापू आइलैंड दिखाई देता है। होकागे गेस करता है कि अगर ये एक निर्जन द्वीप अनइनहैबिटेड आइलैंड है तो चांस है कि उस सामने वाले टापू पर लोग रहते हों। उनकी उम्मीदें जाग जाती हैं कि शायद वो अकेले नहीं हैं। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि रेस्क्यू होने के चांस बढ़ गए हैं, पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। वो सब एक साथ चिल्लाते हैं, यट्टा, यानी हमने कर दिखाया। होकागे को पता है कि टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि हमें रास्तों पर निशान, लैंडमार्क्स लगाने चाहिए ताकि हम रास्ता न भटकें। लड़की पूछती है, जब हमारे पास फोन का कंपास है तो निशानों की क्या जरूरत? होकागे एकदम प्रो सर्वाइवल वाली बात करता है, अगर फोन टूट गया या बैटरी खत्म हो गई तब क्या करेंगे? लड़की होकागे को क्लमसी अनाड़ी बोलकर चिढ़ाती है, क्योंकि वो फोन का कंपास इस्तेमाल करना भूल गया था। टीम की बॉन्डिंग देखने लायक है। इनका अगला गोल सेट है समंदर की तरफ बढ़ना। फोन का इनबिल्ट कंपास बिना सिग्नल के भी काम कर रहा है, जो उन्हें सही दिशा ईस्ट साउथ दिखा रहा है। लोग जोश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, पर कागे-कुन काफी गहरी सोच में डूबा होता है। अनजान टापू आइलैंड पर फंस गए हैं और हालात काफी नाजुक हैं। होकागे बताता है कि वो एक रास्ता ढूंढ रहा है जिससे वो अपनी गुफा केव को वापस पा सकें। दरअसल एक विशाल जंगली बाघ टाइगर ने उनकी गुफा पर कब्जा कर लिया है, जो उनके रहने की इकलौती सुरक्षित जगह थी। बाकी लड़कियां घबराई हुई हैं। उनका मानना है कि एक बड़े बाघ से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन होकागे का कहना है कि अगर उन्होंने उस बाघ के मन में इंसानों का डर नहीं बैठाया तो आज नहीं तो कल वो बाघ उन सबको मार देगा। ग्रुप में बहस होती है कि उनके पास न तो कोई हथियार है और न ही चाकू चलाने का हुनर। होकागे खुद मानता है कि सीधे तौर पर लड़ना मुश्किल है, इसलिए वो किसी चालाकी या ट्रैप के बारे में सोच रहा है। तभी माहौल थोड़ा हल्का होता है। काले बालों वाली लड़की उसे चीयर करती है और कहती है, होकागे-कुन तुम कमाल हो, यहाँ हमें किरदारों के बीच की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। होकागे सबको लेकर जंगल के घने रास्तों से बाहर निकलता है। वो कहता है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, हम जंगल से बाहर आ रहे हैं। सूरज समुद्र तट बीच पर पहुंच जाते हैं। चमचमाता सूरज और नीला पानी देखकर लड़कियां अपनी सारी टेंशन भूल जाती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। लड़कियां तुरंत पानी की तरफ भागती हैं। कोई पानी में भीग रहा है तो कोई रेत पर खेल रहा है। ये एक क्लासिक बीच एपिसोड जैसा मोमेंट है जहां सर्वाइवल की टेंशन कुछ देर के लिए थम जाती है। ये अभी भी काम की बात सोच रहा है। वो देखता है कि किनारे पर शेलफिश, सीपियां हैं। उसे उम्मीद है कि यहाँ सीवीड और मछलियां भी मिलेंगी, जिससे उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। फिर से सोच में पड़ जाता है। भले ही उन्हें समुद्र मिल गया हो,
लेकिन बाघ का खतरा अभी टला नहीं है। उसे खाने का जुगाड़ भी करना है और रहने का भी। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, ग्रुप को एहसास होता है कि अब मस्ती का समय खत्म हो गया है। होकागे सबको आवाज देता है कि सूरज डूबने वाला है और उन्हें अंधेरा होने से पहले वापस निकलना चाहिए। लड़कियां थोड़ी हैरान होती हैं और पूछती हैं, वापस? पर कहां? उन्हें लगता है कि शायद वे किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे, लेकिन होकागे के मन में कुछ और ही चल रहा है। आगे अपने बैग से कुछ उपकरण निकालता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है, क्या ये साफ नहीं है? हम वापस उसी गुफा में जा रहे हैं। वो ऐलान करता है कि अब समय आ गया है उस बाघ टाइगर से मुकाबला करने का और अपनी गुफा को वापस छीनने का। ही होकागे जंग की बात करता है। लड़कियों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। उनके दिमाग में उस खूंखार बाघ की तस्वीर आ जाती है। माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां अभी कुछ देर पहले सब खेल रहे थे, अब वहां मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। लड़कियां इस बात को लेकर दहशत में हैं कि क्या उन्हें वाकई उस शिकारी का सामना करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। समुद्र किनारे चर्चा करते हुए लड़कियां घबराकर कहती हैं कि वे सिर्फ नॉर्मल हाई स्कूल लड़कियां जेके हैं और इस दरिंदे से नहीं लड़ सकती। लेकिन ग्रुप लीडर का कहना है कि बिना टीम वर्क के उसे हराना नामुमकिन है। यहां बताया गया है कि पुराने जमाने में इंसान जानवरों को दूर रखने के लिए ब्रूट फोर्स यानी सीधी ताकत और आग का इस्तेमाल करते थे ताकि जानवर उन्हें खतरनाक समझे। चुनौती यह है कि यह बाघ साधारण नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने इन बच्चों को कमजोर शिकार समझ लिया तो वो तुरंत हमला कर देगा, इसलिए सीधी लड़ाई जानलेवा हो सकती है। तभी कहानी का हीरो अपना बैग संभालते हुए आत्मविश्वास के साथ कहता है, हम सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, हम उसे हराने के लिए एक अलग तरीका, डिफरेंट मेथड अपनाएंगे। चलो रास्ते में बताऊंगा। हीरो सबको जंगल की ओर ले जाता है और कहता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में अपना पूरा प्लान समझाऊंगा। बाकी सब थोड़े डरे हुए उसके पीछे चल देते हैं। बंदर मिलते हैं जो अपनी आवाजें उकी निकाल रहे हैं। लड़की खुश होकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, वेलकम बैक रीता। इससे पता चलता है कि इनकी बंदरों से पुरानी दोस्ती है। पूरा ग्रुप बैठकर आराम करता है। हीरो हैरान है कि उन्होंने बंदर का नाम भी रख दिया है। लड़की बताती है कि वह बंदर उससे बहुत ज्यादा घुल मिल गया है और अब यही बंदर उस बाघ के खिलाफ उनकी मदद करेंगे। ईरो मंकी कहता है, क्योंकि वो हमेशा लड़कियों के करीब रहता है, जिससे हीरो थोड़ा चिढ़ भी जाता है। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। रीता असल में बाकी बंदरों के साथ मिलकर स्काउटिंग यानी जासूसी कर रहा था। वो अपनी भाषा में हीरो को कुछ बताने की कोशिश करता है। सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि वो लड़की बंदरों की भाषा समझ सकती है और उन्हें निर्देश भी दे सकती है। हीरो चिल्लाता है, ये तो कमाल की एबिलिटी है, उसे अब बंदरों की मदद से दुश्मन की लोकेशन पता चल सकती है। लड़कियां मजाक में चर्चा करती हैं कि शायद वो इन बंदरों की बॉस या टेमर है। यहां तक कि एक फनी इमेजिनेशन में उसे एक क्वीन के रूप में दिखाया गया है जो हंटर ड्रेस में बंदरों पर राज कर रही है। जो तुरंत एक्शन में आता है। वो सबको सतर्क करता है कि उन्हें बहुत धीरे और शांति से आगे बढ़ना होगा। अगर उन्होंने कोई शोर किया तो टाइगर जाग सकता है और उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि टाइगर वाकई खर्राटे भर रहा है। हीरो आदेश देता है, सब लोग प्लान के हिसाब से अपनी पोजीशन ले लो। टाइगर सबको समझाता है कि अगर उन्होंने इस खतरे को आज नहीं भगाया तो वे रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए उन्हें जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए खुद ही लड़ना होगा। हमारा हीरो अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, हमें इसे पीछे धकेलना है। उसका हथियार हो सकता है। लड़कियां भी पीछे नहीं हटती। वे अपनी पूरी हिम्मत जुटाती हैं। कोई कह रही है मैं अपना बेस्ट दूंगी, तो कोई बिल्कुल डरी हुई है लेकिन फिर भी लड़ने को तैयार है। टीम वर्क तो भाई गजब का दिख रहा है यहाँ। वो अपना सामान बैग्स कस लेते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, चलो चलें। वे घने जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां उनका सामना मौत से होने वाला है। सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखें शिकार की तलाश में चमक रही हैं। माहौल एकदम सीरियस हो चुका है। सीन में हम देखते हैं कि पांचों छात्र उस बड़े से बाघ के बिल्कुल सामने हैं। बाघ दहाड़ रहा है और बच्चे सहमे हुए हैं लेकिन डटे हुए हैं। क्या सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा है। के सामने आ खड़ा होता है। इसके पंजों को देखो, कितने नुकीले हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये अभी इन सब का शिकार कर लेगा। जहां बाकी सब थर-थर कांप रहे हैं, हमारा मेन लीड हीरो एकदम शांत है। वो अपनी टीम को चिल्लाकर कहता है, डरो मत। अगर तुम पीछे हटे या घबराए तो ये सीधा तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा। टाइगर हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत से एक भयानक दहाड़ मारता है। उसके दांत और चेहरे के भाव देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। माहौल एकदम करो या मरो वाला हो गया है। बिना किसी देरी के वो विशाल, ऐसा लगता है जैसे ये इनका आखिरी पल होने वाला है। बाघ को अपनी तरफ आता देख लड़कियां पूरी तरह दहशत में हैं। उनकी आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा है और वो अपनी जान की दुआ मांग रही हैं।
अब बाघ और हमारे हीरो के बीच बस कुछ ही कदमों की दूरी बची है। हीरो अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं है। ये बिल्कुल एक वाइल्ड लाइफ थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हीरो के पास कुछ है, वो धीरे से कहता है गुड, और अपने बैग या कमर के पास से कुछ रहस्यमयी स्टिक्स निकालता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक शिकारी वाली चमक है। बाघ भी रुक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये छोटा सा इंसान उससे डर क्यों नहीं रहा। बाघ अपनी आंखों से हीरो को भांपने की कोशिश कर रहा है। हीरो ने अपने उन खास हथियार और एक तेज आवाज। अब खेल पलटने वाला है। क्या हमारा हीरो इस जंगली दरिंदे को हरा पाएगा? हीरो का घातक मूव अपनी उन 2 रॉड्स को एक खास तरीके से घुमाता है। ये कोई साधा बल्कि एक स्पेशल बैटल बैटन है। बाघ ने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था जो मरने के डर के बजाय उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा हो। हीरो की आंखों की गहराई देखकर बाघ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। कहानी शुरू होती है एक जो हमारे हीरो और उसकी टीम के सामने खड़ा है। लड़कियां काफी डरी हुई हैं, लेकिन हमारा मेन लीड हार मानने वालों में से नहीं है। टाइगर को डराने के लिए हमारा हीरो चिल्लाता है रेज योर वॉइस टिल द लिमिट। वो अपनी टीम को हिम्मत देता है कि सब मिलकर एक साथ जोर से चिल्लाओ। टाइगर जंगली जानवर है और अचानक हुए इतने शोर से वो थोड़ा सकपका जाता है। लड़का और सारी लड़कियां हरम मिलकर एक साथ चिल्लाते हैं। हीरो के हाथ में जलती हुई मशालें हैं। ये शोर और आग का कॉम्बो काम कर जाता है। टाइगर डर के मारे झाड़ियों में पीछे हटने लगता है और आखिरकार दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। टाइगर के जाते ही सब राहत की सांस लेते हैं। लड़कियां हैरान हैं कि टाइगर सच में भाग गया। इट रियली रैन अवे। और इसी के साथ उन्हें मिल जाती है उनकी नई पनाह, एक गुफा। सब खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि अब उनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। पूरी टीम होकागे को घेरकर उसकी तारीफ कर रही है क्योंकि उन्होंने मिलकर एक खतरनाक टाइगर बाघ को पीछे खदेड़ दिया है। होकागे अपनी टीम की हिम्मत की दाद देता है कि कोई भी डर के मारे पीछे नहीं हटा। यहाँ होकागे एक बहुत गहरी बात कहता है। वो समझाता है कि अगर आप किसी जानवर को ताकत से नहीं हरा सकते तो उसे उन चीजों से डराओ जो उसने पहले कभी न देखी हों, जैसे तेज आवाज और आग। इसे वो इंसानी ज्ञान की जीत कहता है। टीम की एक सदस्य पूछती है कि क्या वो जानवर अब दोबारा हमला नहीं करेगा। होकागे विश्वास के साथ कहता है कि उन्होंने उसके दिल में इतना डर बैठा दिया है कि वो अब पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। खतरा टलने के बाद होकागे एक मशाल टॉर्च लेकर अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि वो अंदर जाकर चेक करेगा कि वहां क्या है, ताकि टीम के रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल सके। जैसे ही खतरा टलता है, टीम की एक चुलबुली लड़की जिसके बाल पोनीटेल में हैं, जमीन पर लेट जाती है। वो कहती है कि जैसे ही डर खत्म हुआ, अब उसे जोरों की भूख लगने लगी है। अगले ही पल एक मजेदार सीन आता है जहां उस लड़की के पेट से इतनी जोर की आवाज आती है कि पास खड़ी दूसरी लड़की हैरान रह जाती है और मजाक में पूछती है, क्या तुम कोई जंगली जानवर हो? बाकी लड़कियां भी भूख की शिकायत करती हैं, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की चिंता है कि सूरज ढलने वाला है। सर्वाइवल में अंधेरा होने से पहले ठिकाना ढूंढना बहुत जरूरी होता है। भूख से बेहाल लड़की सुझाव देती है कि चलो नदी पर चलकर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन होकागे तुरंत मना कर देता है क्योंकि मछली पकड़ने में बहुत समय लगता है और उनके पास वक्त की कमी है। होकागे एक आसान रास्ता निकालता है। वो सुझाव देता है कि क्यों न हम मशरूम कुकुरमुत्ता खा लें। वो कहता है कि भूखे रहने से तो अच्छा है कि हम मशरूम भूनकर खा लें। जैसे ही लड़की मशरूम का नाम सुनती है, उसका चेहरा बन जाता है। उसे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अजीब से एक्सप्रेशन देने लगती है, जबकि होकागे उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मशरूम खाने की बात आती है, टीम की एक लड़की चिंता जताती है कि जंगल में जहरीले मशरूम, पॉइजनस मशरूम्स भी हो सकते हैं। होकागे उसे समझाता है कि मशरूम के प्रकारों को याद रखना सर्वाइवल का बेसिक नियम है। होकागे टीम का लीडर बनते हुए जिम्मेदारी लेता है कि वो खुद तय करेगा कि कौन से मशरूम खाने लायक एडिबल हैं और कौन से नहीं। मशरूम को भूनकर खाने के लिए अलाव बॉनफायर की जरूरत है। इसके लिए टीम की लड़कियां जंगल से सूखी लकड़ियां और टहनियां, ट्विग्स इकट्ठा करने का काम संभालती हैं। होकागे बताता है कि उन्हें कम से कम 5 लोगों के हिसाब से मशरूम इकट्ठा करने होंगे। वो चाहता है कि कोई एक लड़की उसके साथ मशरूम ढूंढने में मदद करने के लिए चले। मदद के लिए टीम की लंबी काली आंखों वाली सुंदर लड़की आगे आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। होकागे उसे धन्यवाद कहता है। बाकी टीम को सावधान रहने की हिदायत देकर होकागे और वो लड़की जंगल की गहराई में मशरूम ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्द ही उन्हें एक पेड़ के पास बहुत सारे मशरूम मिल जाते हैं। होकागे खुशी से चिल्लाता है, मुझे मिल गए। लड़की पूछती है कि क्या उन्हें और भी मशरूम मिल पाएंगे। होकागे उसे जानकारी देता है कि मशरूम ऐसी चीज है जो मौसम या जलवायु की परवाह किए बिना कहीं भी उग सकते हैं, इसलिए उन्हें काफी मात्रा में मशरूम मिल जाएंगे। मशरूम ढूंढते वक्त एक पल ऐसा आता है जब होकागे को एहसास होता है कि वो जंगल में एक लड़की के साथ अकेला है। वो थोड़ा शर्माता, ब्लश है और पसीने छोड़ने लगता है।
जब वो मशरूम चुन रहे होते हैं तो लड़की एक मशरूम की ओर इशारा करके पूछती है, क्या ये खाने लायक है? होकागे उसे यकीन दिलाता है कि ये मशरूम चबाने में अच्छे और स्वादिष्ट, चूवी एंड डिलिशियस होते हैं। पहले सीन में हीरोइन थोड़ी कंफ्यूज्ड है। वो पूछ रही है कि क्या हम आग जलाने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक्स किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उसे जंगल में टहनियां ढूंढने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आलस का लेवल देख रहे हो? तभी मोहतरमा अपना जादुई हथियार निकालती हैं, एक लाइटर। वो बड़े गर्व से कहती हैं कि उनके पास भी आग जलाने का इंतजाम है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। हीरो सोच में पड़ जाता है कि भाई, ये तो स्कूल की लड़की है, इसके पास लाइटर कहाँ से आया? उसके दिमाग में फनी और थोड़े अजीब ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ये लाइटर इसके शुगर डैडीज के लिए तो नहीं। हीरो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि हमें यहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है, इसलिए हमें चीजें बचाकर इस्तेमाल करनी चाहिए। वो कहता है कि आज मेरा लाइटर इस्तेमाल करते हैं। हीरोइन बस उसे देखती रह जाती है। शायद वो सोच रही है कि ये लड़का कितनी दूर की सोच रहा है। लॉन्ग टाइम सुनकर माहौल थोड़ा सा शांत और सीरियस हो जाता है। अगले सीन में हमें हीरोइन का बैग दिखता है जो मशरूम से भरा हुआ है। वो कहती है, इतना काफी होना चाहिए, लग रहा है आज रात को मशरूम पार्टी होने वाली है। तभी हीरो को दूर कहीं धुआं दिखता है। वो कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें वापस बेस पर लौट जाना चाहिए क्योंकि अभी भी फ्लेयर का धुआं दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो चलने लगते हैं अचानक हीरोइन का पैर फिसल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है क्या और अपना बैलेंस खो देती है। अगले ही पल अफरा तफरी मच जाती है। हीरो चिल्लाता है लुक आउट और उसका मशरूम से भरा हुआ बैग हवा में उड़ने लगता है। सारे मशरूम यहां वहां बिखर जाते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। बेचारे हीरो का चेहरा हीरोइन के ऊपर जा गिरता है और वो एकदम शॉक में आ जाता है। मशरूम्स चारों तरफ बिखरे हुए हैं और माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया है। जब हमारा हीरो और हीरोइन एक गाने जंगल में होते हैं, ब्लैक हेयर वाली लड़की घास पर लेती हुई हाय और हीरो उसके ऊपर ए जाता हाय। पर ट्विस्ट ये हाई की लड़की के शर्ट के अंदर एक मशरूम सांप की छतरी फांस जाता हाय। लड़की जोर से हंसते हुए बोलती हाय आहा आई एम सॉरी, क्योंकि वो मशरूम उसकी क्लीवेज में फंसा होता है। हीरो ये देखकर एकदम डांग रह जाता है और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो तुरंत बोलता है मैं अभी उठता हूं। हीरो उठने की कोशिश करता है पर वो बहुत नर्वस है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है और वो हकला रहा है। दूसरी तरफ लड़की एकदम काम है और उससे ऑब्जर्व कर रही है। अब फ्लैट आती है लड़की की बारी। वो हीरो को पीछे से जोर से गेल लगा लेती है, बैक हग। हीरोइन उसके कान में धीरे से बोलती है तुम मुझसे डोर क्यों देख रहे हो? हीरो एकदम फ्रीज हो जाता है और उसके दिमाग में धमाका होता है। लड़की को महसूस होता है कि हीरो की बॉडी रिएक्ट कर रही है। वो शरारत से कहती है ओ, जब मैंने तुम्हें हग किया तो ये रिएक्ट कर गया है ना? हीरो घबराकर चिल्लाता है एस्ट्रिस्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की रुकती नहीं है। वो हीरो के एकदम करीब आकर कहती है तुम्हें इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, लड़के एज ही होते हैं। वो हीरो को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हीरो की हार्ट बीट थंप थंप इतनी तेज है कि बाहर तक सुनाई दे रही है। वो बस ये सोच रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बचे क्योंकि लड़की उससे बिल्कुल चिपकी हुई है। लड़की की बातों और उसके बोल्ड पोस्चर से हीरो पूरी तरह सरेंडर कर देता है। वो इतना ब्लश कर रहा है कि उसका पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। ये पूरा सीन एक स्वीट और नॉटी नॉक झोंक से भरा है जहां लड़की अपने भोले भाले हीरो को टीज करके मेज ले रही है। हीरो और लड़की दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उनकी घबराहट साफ दिख रही है क्योंकि सामने का नजारा कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मस्ती भरा ग्रुप, लेकिन जैसे ही क्या वहां तो पार्टी जैसा माहौल है। कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है तो कोई मजे से बैठा है। ये सच में सुरक्षित हैं? ग्रुप के लोग चिल्लाते हैं होकागे सामा वापस आ गए। वहां का माहौल बहुत ही हल्का और मजाकिया है। एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की। एक लाल बालों वाला लड़का हीरो के पास आता है और कहता है तो तुम ही उन्हें यहां तक लाए हो। उसकी मुस्कान थोड़ी डरावनी और रहस्यमयी है और वो लड़का कहता है कि उन्होंने धुआं और रोशनी देखी थी, उन्हें लगा बचाव दल आ गया है। वो हीरो के बैग में रखे फ्लायर्स इशारा करने वाली रोशनी को लेकर उसे परवर्ट भी बुलाता है। उसके कंधे पर एक हाथ रखा जाता है और बस कोई स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। पर वो लड़का हीरो के चेहरे के बिल्कुल करीब आता है और एक खतरनाक ऑफर देता है हमें तुम्हें साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो टीम बनाते हैं NINJA। का हीरो के बिल्कुल पास आता है और उसके कान में बुदबुदाता है तुम्हें भी अपने आसपास ज्यादा लोग पसंद होंगे, खासकर इस सिचुएशन में, है ना? उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक है।
रहस्यमयी लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितना दुखद होता अगर तुम यहां अकेले होते, हाहा। वो हीरो को उकसाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एक और ग्रुप मिलता है जिसे देखकर लड़कियां काफी राहत महसूस करती हैं कि चलो हमारे अलावा और भी लोग यहां हैं। यहां सुमेरागी बायकुया, सुमेरगी ब्याकुया गुस्से में दिख रहा है। उसका बड़ा भाई रेटो उसे शांत करने के लिए रुको बायकुया कहता है। पीछे खड़े लोग रेटो को सम्मान से अनिकी, बड़े भाई कह रहे हैं। मुख्य नायक काले बालों वाला लड़का साफ कर देता है कि वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। वो कहता है, पहले मुझे अपनी योजना बताओ, उसके बाद हम तय करेंगे कि साथ काम करना है या नहीं। बायकुया को नायक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता और वो चिढ़कर कहता है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। रेटो बीच बचाव करता है। वो समझदार है और कहता है कि यहां लड़ाई करने से किसी का फायदा नहीं होगा। वह शांति बनाए रखना चाहता है। रेटो अपनी योजना बताता है। वो एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उनका बेस वहां है और अगर वे वहां आग जलाते हैं तो मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सकता है। नायक अभी भी हिचकिचा रहा है। वो जानता है कि ज्यादा लोग होने के फायदे हैं, लेकिन उसे इन भाइयों पर पूरा भरोसा नहीं है। यहाँ एक फ्लैशबैक या परिचय दिया गया है। सुमेरागी भाई जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी सुमेरागी ग्रुप के वारिस हैं। वे पढ़ाई और खेल दोनों में टॉप पर हैं। यहाँ दोनों भाइयों के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। बड़ा भाई रेटो समझदार और लोकप्रिय है, जबकि छोटा भाई बायकुया बदतमीज और जंगली स्वभाव का है, लेकिन फिर भी काफी मशहूर है। नायक को रेटो का नाम याद आता है, सुमेरागी रेटो। वह स्थिति का आकलन कर रहा है। रेटो अपनी अमीरी और तकनीक का जलवा दिखाता है। वो कहता है कि उसके पास एक खास एंटी किडनैपिंग सिस्टम वाला फोन है, जो बिना सिग्नल के भी उसके परिवार को मदद के लिए सिग्नल भेज सकता है। एक चश्मा पहनने वाला लड़का शायद नेता बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी थ्योरी समझा रहा है। वो कहता है कि अगर उसकी गणना सही है कि वे अब पृथ्वी पर नहीं हैं, तो बचाव की उम्मीद करना बेकार है। वो SUBSEQUENTLY इसके बाद दूसरों को बचाने की योजना की बात करता है। वही लड़का जो खुद को बहुत होशियार समझ रहा है, एक कमजोर दिखने वाले लड़के तनाका मंत्रो को अपना बैग पकड़ा देता है और उसे भारी लकड़ियां ढोने के लिए कहता है। तनाक मंत्रो लकड़ियों के भारी बोझ के नीचे दबा जा रहा है। वो लड़का नेता उसे डांटते हुए कहता है, इसे मेरे बैग में डालो। तो नेता जैसा दिखने वाला लड़का तनाक को फिर से चेतावनी देता है कि वो गिरकर उसका बैग गंदा न करे। तनाक डरते हुए हाँ कहता है। एक लड़की तनाक के बारे में बात कर रही है। वो बताती है कि वो ओटाकू सर्कल से है, जिसे अक्सर स्कूल में बुली किया जाता था। मुख्य पात्र मेन कैरेक्टर माइनस काले बालों वाला लड़का और वो घमंडी लड़का आमने सामने है। मुख्य पात्र कहता है कि पुलिस या बचाव दल उन्हें अभी भी ढूंढ रहे होंगे, बशर्ते वे अभी भी पृथ्वी पर हों। घमंडी लड़का सफेद बालों वाला मुख्य पात्र को चुनौती देता है। वो कहता है, मैंने सुना है तुम कैंपिंग में अच्छे हो, लेकिन अकेले ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। मुख्य पात्र सीधे शब्दों में उसे मना कर देता है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, हम यहीं रुकेंगे। उसके पीछे कुछ लड़कियां भी खड़ी हैं। सफेद बालों वाला लड़का हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या? उसके पास खड़ा दूसरा लड़का मुख्य पात्र को बेवकूफ कहता है। सफेद बालों वाला लड़का मुख्य पात्र से दोबारा सवाल करता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम इस गुफा में जो चाहे वो करना चाहते हो? मुख्य पात्र शांति से जवाब देता है, सही कहा। ब्याकुया सोच में डूबा हुआ है। ब्याकुया हार मानकर कहता है, जो करना है करो, फिर डू व्हाट यू वांट देन। वो चिढ़ा हुआ महसूस कर रहा है। ब्याकुया सफेद बालों वाला लड़का गुस्से में पीछे मुड़कर माना को बुलाता है। माना, चलो यहां से। नायक अकेला खड़ा है और सामने 4 लड़कियां खड़ी हैं। नायिका खुलकर कहती है, सॉरी रीतो और ब्याकुया, मैं यहां होकागे के साथ रुकूंगी। वो नायक का साथ देने का फैसला करती है। नायक होकागे हैरान है। दूसरी तरफ माना नाम की लड़की इस फैसले पर गुस्सा हो रही है और उसे अजीब ऑकवर्ड लग रहा है। लड़की कह रही है कि वे कल मछली पकड़ने फिशिंग जाएंगे, जबकि दूसरी लड़की कहती है कि वो होकागे कुन मुख्य नायक के साथ जाएगी। वे लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने गुफा को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत की है और अब वे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। ब्याकुया हैरान और परेशान होकर पूछता है, क्या तुम लोग होश में हो? आर यू गाइज इन योर राइट माइंड? उसे लड़कियों का नायक पर इतना भरोसा करना पागलपन लग रहा है। नायिका बहुत मासूमियत और भरोसे के साथ नायक से पूछती है, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो तुम हमें छोड़ोगे तो नहीं ना? यू वोंट अबैंडन यास राइट? माना रीतो और उसके साथी से कहती है कि उसे होकागे को यहाँ अकेला छोड़ना अजीब लग रहा है, क्योंकि अब तक उन्होंने साथ मिलकर मेहनत की है। ब्याकुया अपना सिर पकड़कर निराशा जताता है। वो कहता है कि सुमेरागी ग्रुप के वारिस के लिए ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। ब्याकुया हंसते हुए लड़कियों को दयालु काइंड हार्टेड कहता है। वो तंज कसते हुए कहता है कि तुम सब नायक की जान बचाने के लिए उसके साथ रुक रही हो।
जाते जाते ब्याकुया कहता है कि अगर वे अपना मन बदल लें तो उनके बेस पर आ सकती हैं। वो उन्हें वापस बुलाने का विकल्प खुला रखता है। होकागे और चारों लड़कियां एक साथ खड़े होकर ब्याकुया और उसके साथी को जाते हुए देख रहे हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता है। ब्याकुया का साथी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो कि वो निंजा नायक उन खूबसूरत लड़कियों को ले जाए? ब्याकुया का चेहरा छाया में है और वह बहुत गंभीर दिख रहा है। उसका साथी कहता है कि नायक ने लड़कियों को चुराया नहीं है, वे बस अभी उसके साथ हैं। ब्याकुया एक डरावनी मुस्कान के साथ खुद से कहता है कि जहां तक लड़कियों की बात है वहां उनके पास और भी बहुत सारी हैं। ब्याकुया का साथी लाल बालों वाला एक कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, ये सच है। वो स्थिति का मजा ले रहा है। अंत में ब्याकुया का साथी हंसते हुए कहता है, चलो जल्दी वापस चलते हैं ताकि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। रिलीज। यहाँ लड़कियां लड़कों की घटिया सोच पर चर्चा कर रही हैं। एक लड़की कहती है कि लड़के बस जानवर होते हैं और इस मुश्किल स्थिति में भी वे सिर्फ शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहे हैं। छोटी बालों वाली लड़की योशी चिल्लाकर बताती है कि उसके पार्ट टाइम जॉब वाले एक साथी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो डरी हुई है और उसकी सहेली ईरी पास ही खड़ी है। तनाव के बीच ईरी बात को बदलने की कोशिश करती है और एक बैग दिखाते हुए पूछती है, क्या तुम कुछ मशरूम खाना चाहोगे? हमने बहुत सारे तोड़े हैं, ये मशरूम हैं। योशी अभी भी गुस्से में है और वो एरी को पर्व थरकी बोलती है। उसका कहना है कि इस माहौल में मशरूम की बात करना थोड़ा ल्यूड अश्लील लग रहा है। बेचारा हीरो होकागे बस साइड में खड़ा ये सब सुन रहा है। योशी अपनी बात पर अड़ी है और कहती है कि वो उन मशरूम्स को अपने दांतों से फाड़ देगी बदला लेने के लिए। उसकी सहेली उसे टोकती है कि भाई ये गंदे जोक्स बंद करो। लड़कियां एक साथ खड़ी होकर हीरो से कहती हैं, हमने तुम्हें चुना है, रीटो को नहीं, और उन्होंने हमारे मेन लीड पर भरोसा जताया है। हीरो होकागे अपना बैग कसता है और एक किलर स्माइल के साथ कहता है, मुझ पर छोड़ दो। वो वादा करता है कि वो उन्हें उनके फैसले पर पछताने नहीं देगा। लो, अब खाने का वक्त है। हीरो कहता है, बिना किसी देरी के चलिए मशरूम भूनते हैं। सब भूख के मारे एक्साइटेड हैं, खासकर योशी जो ये चिल्ला रही है। मशरूम्स को डंडियों पर लगाकर आग में भूना जा रहा है। देखने में तो ये काफी टेस्टी लग रहे हैं, जैसे किसी कैंपिंग ट्रिप पर हों। इतादाकी मासु। पहली बाइट लेते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। आने के बाद सबके चेहरे उतर जाते हैं। कोई कह रहा है स्वाद नहीं है, कोई कह रहा है टेक्सचर तो ठीक है पर मजा नहीं आया। बेचारी योशी का तो चेहरा ही देखने लायक है। लड़कियां मशरूम तो खा रही हैं, लेकिन योशी चिल्लाकर कहती है, मेरा पेट ऐसे नहीं भरने वाला। मशरूम्स में कोई खास स्वाद नहीं था, इसलिए सब थोड़े निराश लग रहे हैं। तभी हमारा हीरो होकागे एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है, रुको, मुझे एक जादू स्पेल करने दो। वो एक मशरूम उठाता है और लड़कियां हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। हीरो मशरूम पर कुछ छिड़कता है और अचानक उसमें से चमक स्पार्कल्स निकलने लगती है। लड़कियां सोच रही हैं कि क्या होकागे के पास सच में कोई सुपर पावर है, लेकिन कोई जादू नहीं था। होकागे हंसते हुए एक छोटी सी बॉटल दिखाता है, करी पाउडर। वो कहता है कि सर्वाइवल के समय ये सबसे जरूरी चीज है। जैसे ही लड़कियां करी वाले मशरूम चखती हैं, उनकी दुनिया ही बदल जाती है। सब चिल्लाते हैं, ये तो बहुत टेस्टी है और कितना बड़ा फर्क आ गया। होकागे शान से बैठकर कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास अल्टीमेट मसाला है। लड़कियां उसे ऐसे देख रही हैं जैसे वो कोई भगवान हो। बातचीत के दौरान हीरो एक और राज खोलता है। वो कहता है कि अगर पास में समंदर है तो हमें नमक की कभी कमी नहीं होगी। लड़कियां खासकर माना चौंक जाती हैं। क्या समंदर के पानी से नमक बना सकते हैं? वो बेचारे इस बेसिक सर्वाइवल ट्रिक से बिल्कुल अनजान थे। होकागे अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, हाँ, बस समंदर के पानी को उबालना होता है। बाकी लड़कियां अरिसा को चिढ़ाती हैं कि क्या उसे भी ये नहीं पता था। यहां तक कि वो एक पुरानी किताब या डायरी को भी पलट रहे हैं। अंत में सब साथ बैठकर आग के पास हंस रहे हैं। लड़कियां आपस में मजे ले रही हैं और एक लड़की माना को सब इडियट बोल रहे हैं। माहौल थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, पर असल में ये सब फंसे हुए हैं। अब सोने का टाइम है तो हमारा हीरो लड़का अपने बैग और कुछ किताबों से जुगाड़ू तकिया बना रहा है। उसका कहना है कि भाई, पत्थर पे सिर रख के कौन सोएगा। हीरो आगे कहता है कि अगर हमें टाइम मिला तो हम जमीन पर पत्ते बिछाकर मुशिरो, एक तरह की घास की चटाई जैसा बिस्तर बना सकते हैं। लेकिन एक लड़की कहती है, भाई ये पत्थर ही काफी ठंडे और अच्छे हैं। हीरो थक गया है और कहता है, चलो अब सो जाते हैं ताकि कल के लिए एनर्जी रहे। वो लेट जाता है, पर लड़कियों के अपने ही अलग मसले शुरू हो जाते हैं। तभी एक लड़की माना अपनी शर्ट ढीली करके कहती है कि उसे बहुत पसीना आ रहा है और उसकी बॉडी काफी स्टिकी हो गई है। भाई, सर्वाइवल मोड में भी हाइजीन जरूरी है। दूसरी लड़की के पास स्वेट वाइप्स, पसीना पोंछने वाले गीले कपड़े का पैकेट निकलता है। वो कहती हैं कि सोने से पहले खुद को थोड़ा साफ कर लेते हैं। लड़का,
हीरो गुफा के एक काले कोने की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम लोग वहां अंदर जाकर सफाई कर लो, वहां इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। फुल जेंटलमैन बनने की कोशिश। लड़कियां गुफा के अंदर जाने लगती हैं और हीरो को कड़ी चेतावनी देती हैं। खबरदार जो झांकने की कोशिश की। लड़का भी बेचारा शरीफ बन के बैठा है। जैसे ही लड़कियां वाइप्स इस्तेमाल कर लेती हैं, हीरो कहता है, सुनो, उन इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को फेंकना मत। बस फिर क्या था, लड़कियों का दिमाग घूम गया। लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती हैं, तुम पक्का इसे बाद में सूंघने वाले हो, कितने गंदे हो तुम। हीरो बेचारा सफाई देता रह जाता है कि अरे भाई, इस सिचुएशन में कपड़ा कीमती है, उसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लड़कियां उसे हेंटाई ठरकी बोलने से बाज नहीं आती। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जो एक बहुत ही थका देने वाले दिन के बाद डेड टायर्ड महसूस कर रहा है। वो बस चैन की नींद सोना चाहता है। रात का समय है और ये सब एक गुफा में ठहरे हुए हैं। बाहर तारों भरा आसमान है और हीरो खुद को तसल्ली देता है कि चलो, आज का मुश्किल दिन तो कट गया। सूरज की पहली किरण गुफा में आती है और हीरो की नींद खुलती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हीरो देखता है कि उसकी बगल में अरीसा सोई हुई है। सिर्फ सोई नहीं है, बल्कि उसने हीरो को कसकर पकड़ रखा है। हीरो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरीसा मैडम तो घोड़े बेचकर सो रही हैं। वो नींद में बड़बड़ा रही है, अ ह्यूज कैच टिल्ड, जैसे उसने कोई बड़ा शिकार पकड़ लिया हो। अरीसा नींद में हीरो के काफी करीब आ जाती है। हीरो का चेहरा शर्म से लाल ब्लश हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हीरो आसपास देखता है और पाता है कि बाकी सब लोग अभी भी सो रहे हैं। उसे डर लगता है कि अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हीरो धीरे से अरीसा की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करता है। लेट्स ट्राई टू ब्रेक फ्री। वो नहीं चाहता कि अरीसा की नींद खुले या कोई और जाग जाए। अरीसा नींद में भी बहुत क्यूट लग रही है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो हीरो के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। हीरो किसी तरह इस की कोशिश करता है। क्या वो बिना किसी को जगाए बच पाए? जैसे ही हीरो बचने की कोशिश करता है, अरीसा नींद में उसे और भी जोर से जकड़ लेती है। उसे लगता है जैसे वो कोई बड़ा सॉफ्ट पिलो पकड़े हुए है। बेचारा हीरो। एक तरफ अरीसा की क्यूटनेस और दूसरी तरफ पकड़े जाने का डर। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। अरीसा नींद में कुछ अजीब आवाजें निकाल रही है। गॉट इट टिल्ड। ऐसा लग रहा है जैसे वो सपने में कोई मछली पकड़ रही है या कोई गेम खेल रही है। एक लड़की उसके ऊपर गिर गई है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वो बस इतना कह पा रहा है, आई कांट ब्रीथ। अचानक क्या की आवाज आती है। लड़की अरीसा झटके से खड़ी होती है और उसे महसूस होता है कि वो किसी के ऊपर सो रही थी। यहां माहौल काफी गर्मागर्म और शर्मिंदगी भरा हो गया है। अब एंट्री होती है बाकी सहेलियों की। अरीसा रोते हुए अपनी सहेली माना के गले लग जाती है और चिल्लाती है, आईव बिन मोलेस्टेड। मेरा शोषण हुआ है। बेचारे हीरो की तो शामत आ गई। हीरो पसीने पसीने होकर चिल्ला रहा है, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये एक गलतफहमी है। लेकिन लड़कियां उसे ऐसी नजरों से देख रही हैं जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हो। आता है कहानी में ट्विस्ट। हीरो घुटनों के बल बैठकर समझाता है कि वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो किताबों के ढेर की तरफ इशारा करता है जहां अरीसा असल में सो रही थी। ना सफेद बालों वाली लड़की समझदार निकलती है। वो कहती है, दैट मेक सेंस। उसे समझ आता है कि अरीसा नींद में चलते हुए खुद हीरो के पास आई थी। वो पूछती है, क्या उसने तुम्हें छुआ? अरीसा अब सोच में पड़ जाती है। उसे याद करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है कि आखिर हुआ क्या था। उसके चेहरे पर हाँ और वाले एक्सप्रेशन हैं। आखिरकार अरीसा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लाल टमाटर जैसी होकर हीरो से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, ये एक गलत फहमी थी। की जान में जान आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आई एम ग्लैड यूर कन्विंस्ड। चलो, शुक्र है तुम्हें यकीन तो आया। उसकी इज्जत बाल बाल बच गई। में अरीसा फिर से अपने चुलबुले अंदाज में आ जाती है और कहती है, आई फाउंड अ डिलिशियस डियर। मैंने एक स्वादिष्ट हिरण खोज लिया। सहेलियां हंस रही हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। बीच वाली लड़की बड़े ही गर्व से बता रही है, हाँ, मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट हिरण डियर मिला। बाकी लड़कियां हैरान और थोड़ी परेशान हैं क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करके गुजारा करना पड़ रहा है। एक लड़की सहानुभूति दिखाते हुए कहती है, वो पक्का। लड़कियां होकागे को चिढ़ा रही हैं। एक लड़की नोटिस करती है कि होकागे कुछ अजीब सा, शायद थोड़ा रोमांस या कुछ अच्छा सोच रहा है और कहती है, क्या होकागे को अभी कुछ अच्छा महसूस हुआ? दूसरी लड़की उसे सीधा एकी ठरकी बोल देती है। बेचारा होकागे शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन में सोच रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। पीछे लड़कियां आपस में मजाक कर रही हैं। एक लड़की कहती है, मुझे मेरे प्यारे सपने वापस दो।
दूसरी हंसते हुए कहती है, सॉरी, वो तो नामुमकिन है। असल में सुबह शायद उन्हें बड़े ही अजीब तरीके से जगाया गया था, जिसे वो एक्सट्रीम मॉर्निंग कॉल कह रही हैं। सीन की शुरुआत होती है एक भारी भरकम गोचिसु समा खाना खाने के बाद का शुक्रिया के साथ। पेट भर चुका है और तो भाई आज का प्लान क्या है? हमारा हीरो बड़े टशन में उंगली उठाकर कहता है, आज हम पत्थर रॉक्स जमा करेंगे। इनकी लड़कियां हैरान। वो कहती हैं, भाई पत्थर तो हर जगह पड़े हैं, इसमें नया क्या है? उनका करेगा क्या? हीरो के पास एक ही जवाब है, सस्पेंस है, देखते जाओ। करिन से कहता है, करिन, तुझे पता है ना मैं क्या करने वाला हूं? करिन भी समझदार है। वो कहती है, हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, मैं लकड़ी वुड का इंतजाम करती हूं। करिन नाम की दूसरी लड़की से पूछ रही है, क्या तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूं? इस पर कारिन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देती है, किंडा, यानी शायद थोड़ा बहुत। खड़ा है, वो काफी हैरान और कंफ्यूज लग रहा है। फिर कहता है, तारांकन मैं वो कर दूंगा, तुम्हें लकड़ी वुड की भी जरूरत है ना? हीरो करीन से कहता है कि उसे कुछ खास करना है। करीन समझ जाती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। सबको उनके टैलेंट के हिसाब से काम देता है। वो एरी को लकड़ी वुड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देता है। एरी बहुत जोश में है और कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो। अगला नंबर आता है माना का। होकागे उसे राशन या खाने पीने का सामान प्रोविजंस ढूंढने के लिए कहता है। माना भी पूरी तरह तैयार है और अपनी सहेली रीता की मदद लेने की बात करती है। इसी बीच अरिसा नाम की लड़की बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि उसने फैसला कर लिया है, वो मछली पकड़ेगी, फिशिंग। उसे लगता है कि वो बहुत सारी मछलियां पकड़ लेगी। होकागे अरिसा की बात सुनकर थोड़ा मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि मछली पकड़ना अभी लो प्रायोरिटी, कम जरूरी है। अरिसा चिढ़ जाती है क्योंकि होकागे को लगता है कि वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाएगी। आगे कहता है कि अरिसा का हाल एक बोझू, जापानी शब्द जिसका मतलब है गंजा या साधु जैसा होगा। अरिसा गुस्से में चिल्लाती है, मैं गंजी नहीं हूं। असल में होकागे का मतलब था कि वो खाली हाथ बगैर मछली के वापस आएगी। एरी उससे पूछती है कि वो खुद क्या करेगा। होकागे के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्लान सबको चौंका देने वाला है। होकागे तय करता है कि वो जोमोन पीरियड के स्टाइल में मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाएगा। बाकी लड़कियां हैरान हैं कि क्या हम आदिवासियों की तरह रहने वाले हैं। होकागे पूरी प्रोसेस समझाता है। स्टेप 1, मिट्टी से शेप बनाना। स्टेप 2, उसे आग के पास रखकर पकाना। स्टेप 3, बर्तन के अंदर कोयला डालना। स्टेप 4, और बस आपका मजबूत बर्तन तैयार। होकागे एक जिम्मेदार लीडर की तरह अपनी टीम को समझाता है कि उन्हें अपनी खोज सर्च सिर्फ नदी तक ही सीमित रखनी है। वो साफ हिदायत देता है कि अगर कोई जंगली जानवर दिखे तो बहादुरी दिखाने के बजाय सीधे गुफा केव की तरफ भागना है। पूरी टीम एक साथ रॉजर चिल्लाती है। सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हैं और इसी के साथ उनका आइलैंड पर रहने का पहला बड़ा मिशन शुरू होता है। अरिसा बड़े गर्व के साथ वापस आती है और कहती है, मैं मिट्टी क्ले ले आई। होकागे थोड़ा हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या उसके बैग का गंदा होना ठीक है। अरिसा बड़ी बिंदास है और कहती है कि वो उसे नदी में धो लेगी। अरिसा अपने बैग में ढेर सारी गीली मिट्टी भरकर लाई है। वो योइशो कहते हुए मिट्टी का भारी ढेर नीचे गिराती है। ये मिट्टी उनके प्राचीन बर्तन बनाने के काम आने वाली है। होकागे सबको बताता है कि आज वे सच में महसूस करेंगे कि पेलियोलिथ और जोमोन पीरियड में इंसान कैसे रहते थे। उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि पुरानी तकनीकों को फिर से जीना है। होकागे खाली नहीं बैठा था। उसने अपने सर्वाइवल किट में मौजूद धागे और सुई, थ्रेड एंड नीडल का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ फिशिंग रॉड तैयार कर ली है। अरिसा ये देखकर दंग रह जाती है और तुरंत मछली पकड़ने के लिए उतावली हो जाती है। अरिसा इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो रॉड छीनती है और चिल्लाती है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वो तुरंत पानी में कांटा फेंकने की कोशिश करती है। अरिसा को लगता था कि मछली पकड़ना वीडियो गेम जैसा आसान होगा, जहां मछली तुरंत कांटे में फंस जाती है। लेकिन यहाँ पानी में मछलियां तो हैं, पर वे अरिसा के खाली कांटे के पास भी नहीं फटक रहीं। होकागे शांति से उसे बताता है कि तुम्हें कांटे में चारा बेट लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो अरिसा की तरफ एक रेंगता हुआ केंचुआ अर्थवर्म बढ़ाता है, अरिसा की चीख निकल जाती है, उगे केंचुए को देखकर अरिसा की हालत खराब हो जाती है और वो वाह चिल्लाने लगती है। होकागे मजे लेते हुए पूछता है, क्या तुम हार मान रही हो? लेकिन अरिसा अपनी जिद पर अड़ी है और कहती है, नहीं, मैं ये कर सकती हूं। बड़े ही सुकून से मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाने में लगा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन अरिसा बोर हो रही है और मछली पकड़ने की कोशिश कर रही है। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक अरिसा की फिशिंग रॉड जोर से मुड़ती है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत चमक गई है और कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है।
वो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। मछली इतनी भारी है कि आरिसा उसे खींच नहीं पा रही। बिना रील वाली रॉड होने की वजह से उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। पीछे से हमारा हीरो उसे टोकता भी है कि जरा संभल कर। आरिसा अपना बैलेंस खो देती है। मछली को खींचने के चक्कर में वो पीछे की तरफ गिरने लगती है, जहां पानी और पत्थर हैं। आरिसा को गिरते देख हीरो उसे बचाने के लिए लपकता है, लेकिन हड़बड़ी में और गलत टाइमिंग की वजह से उसका हाथ आरिसा को बचाने के बजाय ऐसी जगह लग जाता है जहां उसे नहीं लगना चाहिए था। हीरो आरिसा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसकी स्कर्ट के अंदर से उसे पकड़ लेता है। यहां शुरू होता है कहानी का असली फैन सर्विस और एकी ड्रामा। आरिसा एकदम से शर्म से लाल पीली हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे गले मत लगाओ, और ये तो सेक्सुअल हैरासमेंट है। बेचारा हीरो बस उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर सिचुएशन कुछ और ही बन गई। बजाय माफी मांगने के हीरो उसे डांटने लगता है कि अगर वो गिर जाती और उसे ठंड लग जाती तो यहाँ इस जंगल में कोई दवाई देने वाला नहीं है। वो उसे बस सुरक्षित रखना चाहता था। आखिरकार दोनों पत्थरों पर गिरते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ही अजीब होती है। आरिसा का चेहरा शर्म से अभी भी लाल है और हीरो अभी भी उसे पकड़े हुए है ताकि वो दोबारा न फिसल जाए। हमारी फीमेल लीड काफी थकी हुई और हैरान लग रही है। यहाँ माहौल थोड़ा सस्पेंस वाला है। एक दूसरे के काफी करीब हैं और थक कर जमीन पर गिरे हुए हैं। हाव भाव से लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत वाला काम किया है। लड़का होकागे हैरान होकर चिल्लाता है, तुमने अभी भी इसे पकड़ रखा है। यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। लड़की पूरे जोश में है। वो चिल्लाती है, होकागे मेरी मदद करो, मुझे इसे खाना ही है, चाहे जो हो जाए। वो हार मानने को तैयार नहीं है। होकागे पीछे से उसे सहारा देता है और कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। दोनों मिलकर मछली पकड़ने वाली छड़ी रॉड को संभालते हैं। हम इसे धीरे धीरे रॉड से ऊपर खींचेंगे। रोमांस और टीम वर्क का परफेक्ट कॉम्बो। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। होकागे काउंट करता है, जब ये करीब आ जाए। 8 सीन 8 और ये रही कामयाबी। एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर उछलती है और लड़की खुशी से चिल्लाती है, YATTA, यानी मैंने कर दिखाया। सोचता है, किसने सोचा था कि मेरी बनाई हुई इस मामूली सी छड़ी से इतनी बड़ी मछली फंस जाएगी। लड़की उस मछली को देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई नई प्रजाति, न्यू स्पीशीज है? जैसे ही वो पल याद आता है, लड़की एकदम से शर्मा जाती है और चिल्लाती है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। लड़का भी शर्माते हुए जवाब देता है कि उसे भी ऐसा ही कहना चाहिए। शायद लड़की ने भी कुछ ऐसा ही किया था। पकड़ लिया है, जहां पत्थर के बीच एक इवाना, एक प्रकार की मछली तैर रही है। बहुत खुश है। वो कहती है, चलो इसे अभी खाते हैं, ताज़ा ही सबसे अच्छा होता है। लेकिन लड़का थोड़ा संजीदा है। लड़का कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है और मजाक में कहता है कि मछली पकड़ने के बाद गंजा नहीं रहा, बूजू का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब मछली न पकड़ पाना भी होता है और गंजा भी। लड़का कहता है कि हमें अकेले नहीं खाना चाहिए। वो मिट्टी के बर्तन में कोयला भरकर मछली को वापस ले जाना चाहता है ताकि उनके बाकी साथी भी इसे खा सकें। लड़की होकागे का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि उसी की मदद की वजह से आज उन्हें रात के खाने में मछली मिलेगी। माहौल थोड़ा इमोशनल और प्यारा हो जाता है। अचानक लड़की उसे एक बात याद दिलाती है। वो कहती है, जब तुमने पीछे से मुझे सपोर्ट किया था। लड़की अपनी बाहें पकड़कर बैठी है और मन ही मन स्वीकार करती है कि उस पल उसे क्यों महसूस हुआ था। क्यों एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है दिल की धड़कन बढ़ जाना या बहुत प्यारा महसूस होना। दोनों आग के पास बैठकर हंसने लगते हैं। लड़का मजाक में कहता है कि अगर मोलेस्टर खुद ही कह रहा है कि उसे परेशान किया जाए तो क्या वो लड़का मासूम नहीं हुआ। बातों बातों में लड़की हंसते हुए कहती है, सच्चाई तो ये है कि मुझे अब लगता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा परेशान हरास भी करो तो चलेगा। ये सुनकर लड़का थोड़ा हैरान और असहज हो जाता है। आरिसा और होकागे नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे हैं। आरिसा कहती है कि शायद एक दिन वो वापस अपनी असली दुनिया में लौट जाएंगे। वो होकागे से वादा लेती है कि जब ऐसा होगा तो वो दोनों एक रियाजू डेट, एक नॉर्मल कपल डेट पर जाएंगे। होकागे मुस्कुराते हुए उसे नॉर्मी कहता है। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे वापस लौटकर साथ में वक्त बिताएंगे। काफी खुश और थोड़ी शर्माई हुई दिख रही है। वो अपने साथी से कहती है, शानदार या खुशहाल कपल जैसी डेट मनाते हैं, क्या ख्याल है? उसका साथी मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ। लड़की खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, ये एक वादा रहा। दोनों नदी किनारे पत्थरों पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। वे एक बड़ी मछली को देखकर हैरान हैं जो आग पर पकाई जा रही है। एक लड़की पूछती है, क्या अरीसा ने इसे पकड़ा है? बाकी लड़कियां इस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। अरीसा गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहती है, हाँ, मैंने ही इसे पकड़ा है। हालांकि वो थोड़ा श्रेय अपने साथी को भी देती है और कहती है कि होकागे ने भी थोड़ी मदद की थी। लड़कियां खाने की तैयारी कर रही हैं।
एक लड़की पूछती है, बर्तन कहाँ है? होकागे मुख्य लड़का जवाब देता है कि खाना अभी पक रहा है और वे सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक लड़की पूछती है, क्या इतना काफी है? होकागे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये पर्याप्त है। अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे एक मशरूम को ध्यान से देखता है और कहता है, लेकिन इसमें जहरीले मशरूम मिले हुए हैं। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़की के होश उड़ जाते हैं। लड़कियां डर जाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम इसे फेंकने वाले हो? होकागे आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल एक ताबीज तालिस्मैन की तरह करूंगा। लड़कियां इस अजीब बात को सुनकर दंग रह जाती हैं। मशरूमों को एक रस्सी में बांध रहा है। वो समझाता है, अगर तुम इसे इस तरह लटकाओगे, वो मशरूमों की उस माला को गुफा के द्वार पर लटका देता है। वो बताता है कि ये जंगली जानवरों को गुफा में आने से रोकेगा। जानवर जहर के प्रति इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे इसे देखते ही भाग जाएंगे। लड़कियां उसकी बुद्धिमानी देखकर समझ जाती हैं कि ताबीज का असली मतलब क्या था। होकागे कुन की तारीफ कर रही हैं। वे बहुत खुश और प्रभावित दिख रही हैं। एक लड़की कहती है, जैसा कि होकागे कुन से उम्मीद थी कि होकागे कुन के पास आती है। वो थोड़ी शांत और गंभीर दिख रही है। वो उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे पत्थरों रॉक्स को देख सकते हो? यह लड़की अपनी बुद्धिमानी दिखाती है। उसने बहुत सारे पत्थरों को पत्तों पर सलीके से सजाया है। वो बताती है, मैंने इन्हें इनके आकार और प्रकार के अनुसार अलग अलग कर दिया है। होकागे कुन उसकी इस मेहनत और समझदारी को देखकर दंग रह जाता है और चिल्लाकर कहता है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। होकागे कुन पत्थरों को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे पत्थरों के बारे में बहुत जानकारी है। लड़की बहुत ही विनम्रता से जवाब देती है, ज्यादा नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि तुम करोगे। वह लड़की मन ही मन बहुत खुश है और गर्व महसूस कर रही है। ब्लश है और वो अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रही है क्योंकि उसे तारीफ मिली है। होकागे कुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, तुम वाकई बहुत होशियार हो। लड़की अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहती है, मुझे खुशी हुई। उनके बीच एक प्यारा सा पल दिखाया गया है। अचानक होकागे कुन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने लड़कियों की काबिलियत को कम आंका था। होकागे कुन दूर खड़ा होकर सभी लड़कियों को काम करते हुए देख रहा है। वे सब मिलकर आग जला रही हैं और खाना मछली पका रही हैं। वो सोचता है, ये सोचना कि ये लड़कियां इतनी मेहनत करेंगी और इस हद तक कुशल स्किलफुल होंगी। वो उनकी टीम वर्क से बहुत प्रभावित है। लड़कियां आग के पास बैठी हैं और होकागे कुन को बुलाती हैं। एक लड़की चिल्लाती है, होकागे, जल्दी आओ और खाना खाओ। वो ओके बोलकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे जंगल में एक पेड़ के पीछे से कोई रहस्यमयी परछाई सिलुएट उन सबको छुपकर देख रही है। शुरुआत में सब मिलकर आग पर ताज़ा पकड़ी हुई मछली भून रहे हैं। मछली इतनी टेस्टी है कि एक लड़की अरीसा खुशी से झूम रही है और कह रही है, ये बहुत स्वादिष्ट है। खाना खत्म करने के बाद शानदार खाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। अब पेट भर गया है तो बारी है काम की। होकागे एक लीडर की तरह फैसला लेता है। वो कहता है कि सर्वाइवल को और तेज करने के लिए उन्हें अपने रोल्स काम बदलने होंगे, क्योंकि एक ही काम रोज रोज करने से सब बोर हो जाते हैं। अरीसा को मछली पकड़ना इतना पसंद है कि वो किसी और काम के लिए तैयार नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे और मछली पकड़नी है, इसलिए उसे और माना को उनके पुराने काम पर ही रहने दिया जाता है। यह करिन। होकागे उसे एक बहुत ही बोरिंग और मुश्किल काम देता है, पत्थरों का मैन्युफैक्चरिंग, पत्थरों को इकट्ठा करना और छांटना। करिन सिर्फ शांत नहीं है, वो बहुत होशियार भी है। वो कहती है कि उसे इतिहास, जोमन पीरियड माइनस जापान का प्राचीन काल की अच्छी समझ है, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाने में भी मदद करेगी। होकागे मन में सोचता है कि करिन दूसरी लड़कियों की तरह हंसमुख नहीं है, थोड़ी कोल्ड रूखी लगती है, लेकिन वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाती हैं जिससे होकागे का काम आसान हो जाता है। जब होकागे बाद में चेक करने जाता है तो वो हैरान रह जाता है। करिन ने सारे पत्थरों को उनकी साइज और टाइप के हिसाब से बड़े पत्तों पर अलग अलग सजाकर रखा है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से। होकागे उन पत्थरों को देखकर मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि भले ही करिन के चेहरे पर इमोशंस न दिखें, लेकिन उसका काम ये बता रहा है कि उसे होकागे पर पूरा भरोसा है। अब वे इन पत्थरों से स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाएंगे। होकागे अब काम पर लग गया है। करिन के लाए हुए पत्थरों को देखकर वो बहुत खुश है। वो एक बड़े पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मार कर उसे धारदार, शार्प बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एकदम पुराने जमाने के इंसानों वाली तकनीक है। करिन को एक बहुत ही खास पत्थर मिलता है जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं। होकागे बताता है कि ये पत्थर कांच की तरह तेज होता है और इससे बेहतरीन शिकार के औजार बनाए जा सकते हैं। होकागे अकेले ही घंटों पत्थरों को घिसता रहता है। उसे पता है कि इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ फल और मछली काफी नहीं है।
उन्हें जंगली जानवरों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत है। पत्थर का चाकू। काफी मेहनत के बाद होकागे पहला स्टोन नाइफ तैयार कर लेता है। ये भले ही दिखने में साधारण हो, लेकिन ये लकड़ी काटने और खाल उतारने के काम आ सकता है। तभी अरीसा और माना वापस आती हैं। वे होकागे की मेहनत देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ पत्थरों को टकराकर इतने काम की चीज बनाई जा सकती है। अब बारी है रसोई को अपग्रेड करने की। करिन अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बनाने का आइडिया देती है। अब उन्हें पानी स्टोर करने के लिए बर्तन मिल सकेंगे। बर्तन बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी काफी नहीं है, उसे पकाना भी पड़ेगा। टीम मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदती है जिसे वे एक भट्टी की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, तो कोई आग की निगरानी कर रहा है। धीरे धीरे ये ग्रुप अब एक परिवार की तरह काम करने लगा है। काम के बीच में होकागे को एहसास होता है कि वे इस आइलैंड पर अकेले नहीं हो सकते। उसे जंगल की गहराई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे तय करता है कि कल वे जंगल के और अंदर जाएंगे ताकि रहने के लिए कोई बेहतर जगह या गुफा ढूंढ सकें। वीडियो शुरू होता है एक क्यूट लड़की से जो पत्थर इकट्ठा कर रही है। वो कहती है कि उसे अपनी किसी सहेली को थैंक्स बोलना है क्योंकि पत्थर जुटाना सबसे मुश्किल काम है। तभी वहां हमारा हीरो आता है जो काफी नर्वस है। वो लड़की के पास बैठा है और उसकी हालत खराब हो रही है क्योंकि वो लड़की के काफी करीब है। लड़की उसे नोटिस करती है और थोड़ा झुकती है। हीरो एकदम पसीने पसीने हो जाता है और उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। लड़की बिल्कुल हीरो के सामने बैठ जाती है। उसकी खूबसूरती और मौजूदगी हीरो का दिमाग सुन कर देती है। वो बस वाली हालत में उसे देखता रह जाता है। हीरो की नर्वसनेस देखकर धीरे से मुस्कुराती है। फूफू। हीरो और भी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। कि सीधे हीरो पर वार करती है और कहती है, तुम अभी से ऐसे एक्साइटेड नर्वस हो गए सिर्फ मुझे देखकर ही। हीरो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती, मैं एक लड़का हूं तो ऐसा होना लाजमी है। और साथ ही वो कल की एक बात याद करने लगता है। इमे को भी अचानक कल की वो खास घटना याद आ जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो शर्म के मारे पानी पानी होने लगती है। इमेज में दिखता है कि कल हीरो ने गलती से उसे कुछ ज्यादा ही करीब से या किसी अजीब एंगल से देख लिया था। दोनों ही इस याद से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहे हैं। अचानक अपनी शर्म को साइड में रखकर हीरो के कान के पास आती है और एकदम बोल्ड होकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए वो फिर से करूं? जैसे ही लड़की पूछती है, क्या मैं फिर से करूं, हीरो के होश उड़ जाते हैं। वो हकलाते हुए कहता है, तुम क्या कह रही हो? लड़की उसे डराते हुए कहती है, चिल्लाओ मत वरना कोई सुन लेगा। हीरो इतना डर गया है कि पसीने से भीग चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भाग जाए या वहीं रुक जाए। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे भी तुम यही चाहते थे ना? वो हीरो की हरकतों से जान चुकी है कि हीरो अंदर ही अंदर इस बात से खुश है। हीरो की बोलती बंद हो जाती है। वो बस घूरते हुए उसे देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की कितनी निडर और चालाक है। ये लड़की और भी पास आती है। माहौल एकदम सीरियस और रोमांटिक हो जाता है। हीरो को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, लड़की तेजी से उसकी ओर झुकती है। हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो रहा है? इमेज। लड़की धीरे से कहती है, सिर्फ एक बार और। हीरो का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो बस उस पल में जम सा गया है। के चेहरे पर एक अजीब सी चमक है और हीरो पूरी तरह से उसके वश में आ चुका है। अपना हाथ बढ़ाती है और हीरो को एहसास कराती है कि वो मजाक नहीं कर रही थी। हीरो की पूरी बॉडी में बिजली सी दौड़ जाती है। इमेज कहती है कि उसने हीरो को पूरी तरह से जीत लिया है। हीरो अब बस उसकी उंगलियों पर नाचने वाला है। इमेज और बोलती है, सॉरी मेरे हाथ गंदे हैं। लड़का उसे देखकर थोड़ा नर्वस है। लड़का एकदम पसीने पसीने हो गया है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो चिल्लाता है, उआह, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लड़का हड़बड़ा कर पूछता है, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? वो काफी हताश और ब्लशिंग लग रहा है। शर्माते हुए कहती है, वो कुछ और सोच रही है। फिर लड़की अपनी आंखें झुकाकर धीरे से कहती है, यानी वो मान गई है। लड़का उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये होने वाला है। हाथ थाम लेती है, चलो गुफा के अंदर। लड़का एकदम से जोश में आ जाता है और लड़की का हाथ खींचते हुए चिल्लाता है, गुफा के अंदर आओ। दोनों अंदर चले गए हैं। बाहर सन्नाटा है। तभी बाकी वापस आ जाती हैं और चिल्लाती हैं, हम आ गए। लड़का बाहर आता है, पसीना पोंछते हुए कहता है, फू, बस होने ही वाला था। जब लड़कियां गुफा के अंदर देखती हैं तो वहां कोई रोमांस नहीं बल्कि प्रिमिटिव वेपन्स, आदिम हथियार रखे होते हैं। लड़की लड़के की तारीफ करती है कि उसने कितने सारे हथियार बना लिए। लड़की हीरो की तारीफ करती है कि उसने काफी मेहनत करके चीजें तैयार की हैं। हीरो भी बड़े गर्व से हाँ बोलता है। हीरो बहुत खुश है
और कहता है कि अब इनाम रिवॉर्ड का वक्त है। पीछे खड़ी लड़कियां भी इस सरप्राइज को लेकर। तभी एक लड़की बड़े जोश में एक मिट्टी का बर्तन दिखाती है जिसमें ताज़ा मछलियां हैं। वह चिल्लाती है, जजन टिल्ड, जैसे हम बोलते हैं ताड़ा। हीरो देखकर हैरान रह जाता है कि बर्तन में सबके लिए एक एक मछली है। साथ ही वो बताता है कि जो मिट्टी का बर्तन पॉट वो बना रहे थे वो भी पककर तैयार हो चुका है। एक लड़की दूसरी को चिढ़ाती है कि वो केंचुओं अर्थवर्म से डरती थी। वो कहती है, बिना उनके मछली कैसे पकड़ती, जिस पर दूसरी लड़की मुंह बना लेती है। हीरो खुश है कि आखिरकार उनके पास पेट भरने के लिए एक अच्छा मील खाना सुरक्षित हो गया है। सर्वाइवल में खाना मिलना सबसे बड़ी जीत होती है। तभी हीरो एक टिन का डिब्बा खोलता है और लड़कियां चौंक जाती हैं। क्या ये नमक सॉल्ट है? जंगल में नमक मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हीरो समझाता है कि जब वो औजार बना रहा था तब उसने साथ ही साथ समुद्र के पानी को उबालकर ये थोड़ा सा नमक तैयार किया। मेहनत तो लगी पर नतीजा शानदार रहा। हीरो बताता है कि ये डिब्बा एक कैंपिंग कुकर की तरह है जिसे लंच बॉक्स, बेंटू बॉक्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़कियां खुश हैं क्योंकि अब उन्हें रोज वही बोरिंग खाना नहीं खाना पड़ेगा। चारों ओर बैठकर अपनी अपनी ग्रिल्ड मछली, ग्रिल्ड फिश का आनंद लेते हैं। नमक की वजह से मछली बहुत टेस्टी लग रही है। सब मिलकर इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। लड़की से जो कुछ खा रही है वो कहती है, ये थोड़ा कड़वा है, क्या ये जल गया है? तभी हमारा हीरो होकागे-कुन एंट्री मारता है और कहता है, नहीं, ये कड़वाहट असल में मिनरल्स हैं। मतलब भाई सर्वाइवल में स्वाद नहीं सेहत देखी जाती है। हीरो बताता है कि अगर उनके पास फिल्टर होता तो वो असली टेबल सॉल्ट बना सकते थे, पर अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। पीछे से एक लड़की चिल्लाती है, इट्स टोटली फाइन, अरे सब चलता है। यहाँ एक दूसरी लड़की कहती है कि उनके आसपास का माहौल एकदम आइडियल यानी रहने के लिए परफेक्ट है। हीरो भी उसकी बात से सहमत होता है। वो लड़की समझाती है कि क्यों ये जगह बेस्ट है, न ज्यादा गर्मी है न ठंड, ह्यूमिडिटी भी परफेक्ट है। पास में नदी और समुद्र है और सर छुपाने के लिए गुफा भी। यहाँ करिन नाम की लड़की कहती है कि उसका सारा दिमाग हिस्ट्री पढ़ने में लगा है, इसलिए सर्वाइवल में वो किसी काम की नहीं है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद होकागे-कुन हो। अचानक हीरो का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, तापमान तो ठीक है लेकिन तुम लोग एक बहुत जरूरी चीज मिस कर रहे हो। करता है कि यहाँ एक भी मच्छर नहीं है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं। एक कहती है, तो क्या हुआ, काटते तो थप्पड़ मार के मार देते। उन्हें क्या पता आगे क्या आने वाला है। हीरो अपना एक्सपर्ट ज्ञान झाड़ता है। वो एक ग्राफ दिखाता है कि दुनिया में इंसानों को मारने में मच्छर नंबर 1 पर हैं। 8.3 लाख मौतें हर साल। यहां तक कि वो इंसानों से भी ज्यादा जानलेवा हैं। ये सुनकर लड़कियों की हालत खराब हो जाती है। आगे बताता है कि यहां सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि बिच्छू, मकड़ियां और जहरीले सांप भी नहीं मिले हैं। यानी ये आइलैंड डेंजर के मामले में बहुत सेफ है। अंत में सब मान जाते हैं कि सर्वाइवल के लिए इन चीजों का पता होना कितना जरूरी है। वो खुशी खुशी कहते हैं, ये सब होकागे-कुन की वजह से है। बैठे होते हैं और एक लड़की पूछती है, कल हम क्या करेंगे? टापू पर सर्वाइवल के लिए प्लानिंग तो जरूरी है ही। जैसे ही बात शुरू होती है लड़कियों के मन में एक ही ख्याल आता है, नहाना। वे अपने ग्रुप के लीडर लड़के से कहती हैं कि क्या तुम हमारे लिए एक बाथटब बना सकते हो? वे सब बहुत एक्साइटेड हैं। लड़का थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर चीजें सिंपल रहीं तो वो 1 हफ्ते के अंदर बाथटब बना सकता है। वो मन ही मन खुश है कि लड़कियां इस मुश्किल हालात में भी हार नहीं मान रहीं और खुद को ढाल रही हैं। लेकिन फिर वो गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि बाथटब से ज्यादा जरूरी और भी चीजें हैं जो हमारे बचने, सर्वाइवल के लिए काम आएंगी। वह बताता है कि उसे खराब मौसम के लिए तैयार रहना होगा। उसका प्लान है साबुन सोप बनाना, खाना प्रिजर्व करना और साफ सफाई, हाइजीन पर ध्यान देना ताकि कोई बीमार न पड़े। जैसे ही वो साबुन बनाने की बात करता है लड़कियां हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जंगल में साबुन बनाना मुमकिन है। वे उसे वाव और होली कहकर देखने लगती हैं। लड़का समझाता है कि उनके पास सामान तो है लेकिन बाथटब और साबुन दोनों एक साथ बनाना बहुत मुश्किल होगा। टाइम और मेहनत दोनों लगेगी। लड़कियां समझदार हैं। वे मान जाती हैं कि अभी जिंदा रहना, सर्वाइविंग सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वे बाथटब के प्लान को बाद के लिए टाल देती हैं। अगले दिन का प्लान सेट हो जाता है। लड़का साबुन और खाने का इंतजाम करेगा और वो अरिसा नाम की लड़की को मछली पकड़ने, फिशिंग की जिम्मेदारी देता है। अरिसा पूरे जोश में कहती है, ये काम एक फिशिंग एक्सपर्ट पर छोड़ दो। ग्राउंड में एक और लड़की खड़ी है जो उनकी सारी बातें छिपकर सुन रही है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है और वो कहती है, मैंने अभी कुछ बहुत दिलचस्प सुना। क्या पर गिरा हुआ है और सामने एक लड़की है जिसे देखकर सब हैरान हैं। क्लास की एक और लड़की चिल्लाती है, तुम कौन हो? माहौल काफी टेंस है। लड़का एमसी पीछे की तरफ गिर रहा है। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही है।
वो किसी चीज को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका है। आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया? लड़का नीचे गिरा है और उसके सामने खड़ी लड़की की स्कर्ट के नीचे का नजारा है हमारी मिस्टीरियस ब्यूटी आसाकुरा मेको। वो बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही है। वो लड़के की तरफ झुककर शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम मुझे भी अंदर आने दोगे? शायद ऐसे और मजा आए। मेको एक खूबसूरत सूर्यास्त सनसेट के सामने खड़ी है। उसकी पर्पल आंखें और काली ड्रेस उसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। वो फिर से वही सवाल दोहराती है, क्या तुम हमें भी साथ रखोगे? तभी क्लास की दूसरी लड़कियां, जिनमें एक पिंक बालों वाली लड़की भी है, मेको को पहचान लेती हैं। वो चिल्लाकर उसका नाम लेती हैं, आसाकुरा मेको। सब उसे देखकर दंग हैं, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि आसाकुरा मेको उनकी क्लास की स्टूडेंट है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है और सबको उसका नाम कैसे पता? हमारा हीरो एमसी सोचने लगता है कि वो सब यहाँ एक साथ ट्रांसपोर्ट इसेकाइड हुए थे। उसे लगा था कि सिर्फ वही लोग यहाँ आए हैं जो उस वक्त क्लासरूम के अंदर थे। लेकिन अगर मेको उस क्लास की नहीं है तो वो यहाँ कैसे पहुंची? चौंक कर पूछता है, रुको, तुमने हमें यूएस क्यों कहा? इसका मतलब है कि मेको अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो अभी तक छुपा हुआ है। एक छोटी सी मुस्कान के साथ हाँ कहती है, को झाड़ियों से बाहर बुला रही है। वो कहती है, बाहर आ जाओ, यहाँ सब सेफ है। भी पेड़ के पीछे से एक प्यारी सी छोटी लड़की निकलती है। वो बेचारी इतनी डरी हुई है कि अपना नाम बताते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। मेरा नाम असाकुरा हिन्याको मफ। जुबान कट गई। बेचारी हिन्याको इतनी नर्वस थी कि उसने अपनी जीभ काट ली। उसकी बड़ी बहन मीको बताती है कि ये उसकी छोटी बहन है और अभी स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। ग्रुप की बाकी लड़कियां हिन्याको को देखकर फिदा हो जाती हैं। वो कहती हैं, ओह, ये तो कितनी क्यूट है, बिल्कुल छोटी मीको जैसी। पर कुछ लोग उसकी कम हाइट देखकर उसे प्राइमरी स्कूल की बच्ची समझ बैठते हैं, जिससे मीको थोड़ी चिढ़ जाती है। सोच रहा है कि इस आइलैंड पर उनके जैसे और कितने इंसान ट्रांसपोर्ट हुए हैं। क्या ये कोई रहस्यमयी जाल है? ये हीरो से पूछती है, क्या तुम हमें अपने ग्रुप में शामिल करोगे? वो दोनों अकेले इस खतरनाक आइलैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकती। हीरो एक अच्छी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल, वैसे भी हमें और लोगों की जरूरत है। तुम दोनों की मदद हमारे काम आएगी। तो और हिन्याको अपनी बैग्स खोलती हैं। हीरो को लगा होगा कि शायद कोई खाना या हथियार होगा, लेकिन अंदर तो सिलाई बुनाई का सामान भरा पड़ा है। टशन में अपनी कैंची और सुई निकालती है और कहती है, हम हैंडीक्राफ्ट क्लब से हैं और हम अपने साथ अपने सारे टूल्स लेकर आए हैं। कुछ औजार लेकर खड़ी होती है। दूसरी लड़की हैरानी से पूछती है, क्या ये बुनाई वीविंग के औजार हैं? पता चलता है कि ये लड़कियां स्कूल के क्लब रूम में इस पर रिसर्च कर रही थीं। लड़की बड़े गर्व से बताती है कि भले ही वो अभी सीख ही रहे हैं, पर उन्होंने बेसिक्स में महारत हासिल कर ली है, यानी वो अब कपड़े बनाने के लिए तैयार हैं। तभी बीच में हीरो लड़का एंट्री मारता है और कहता है, तुम लोग तो साधारण कपड़े, सिंपल क्लोथ्स भी बना सकती हो। ये सुनकर बाकी लड़कियां ऐसे शौक में आती हैं जैसे उन्होंने सिंपल शब्द पहली बार सुना हो। लड़का समझाता है कि जापान के यायोई पीरियड में ऐसे कपड़े आम थे, बस एक कपड़े का टुकड़ा जिसमें दोनों तरफ छेद हों। वो इसे बच्चों का खेल बताता है। बेचारी लड़कियां सोच रही हैं, ये इतना आसान भी नहीं है भाई। जैसे ही बाकी लड़कियों को पता चलता है कि ये टीम कपड़े बना सकती है, वो अपनी फरमाइशें लेकर आ जाती हैं। क्या तुम कपड़े बना सकती हो? हमारे लिए फ्यूटन बिस्तर भी बना दो। लड़कियां कहती हैं कि वो खुश हैं कि आखिरकार वो इन बहनों से नॉर्मल तरीके से बात कर पा रही हैं। बड़ी बहन थोड़ी शर्मीली है, लेकिन वो कहती है कि उसकी छोटी बहन उससे भी ज्यादा शर्मीली है, इसलिए उसे अपनी बहन के लिए हिम्मत दिखानी होगी। लड़की का ध्यान कहीं और जाता है और वो चिल्लाती है, 1 मिनट रुको। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। वो लड़की एक पहाड़ की तरफ इशारा करती है जहां से धुआं निकल रहा है। वो पूछती है, तुम लोग कल से यहां हो, क्या तुमने पिछले 1.5 दिन से किसी को नहीं देखा? सुमेरागी कुन और उसकी गैंग को भी नहीं? लड़की हैरान होकर कहती है कि नॉर्मली किसी को भी अगर मदद चाहिए होती तो वो सबसे पहले उस सिग्नल फायर धुएं के संकेत की तरफ भागता। तो फिर ये लोग यहां अलग थलग क्या कर रहे हैं? से कहती है कि वो और उसके साथी सुबह से ही उस पर नजर रख रहे थे। लड़का हैरानी से पूछता है, कल के बारे में क्या? उसे शक है कि ये लोग सिर्फ आज से नहीं बल्कि कल से ही कुछ कर रहे हैं। लड़की बताती है कि जब उनकी आंख खुली तो वे उस गुफा के अंदर थे। वो लोग वहां कुछ समय तक रुके रहे। उन्हें आसमान में कहीं से धुआं स्मोक उठता हुआ दिखा। वे उस धुएं की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि वहां कोई और इंसान या मदद मिल सकती है। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से हुई जो उसी धुएं की तलाश में थे। आखिरकार कल रात उन्होंने उन अजनबियों के साथ ही वक्त बिताया। जब लड़का उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भाग गए थे, तब लड़की थोड़ी उदास और गंभीर होकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। शिफ्ट होता है एक बड़े कैंप की तरफ जहां एक बहुत बड़ी आग बॉनफायर जल रही है। वहां कई लड़के लकड़ियां ढो रहे हैं और सब पर नजर रख रहा है।
लीडर, सुनहरे बालों वाला लड़का, सबको कमांड देता है कि ध्यान रहे, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। माहौल से लग रहा है कि सर्वाइवल के लिए आग बहुत जरूरी है। लड़कियां चादर ओढ़े बैठी हैं। वे काफी डरी हुई और सहमी हुई लग रही हैं, मानो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर हो। हुआ लड़का उनके पास आता है। उसके हाथ में 2 भुने हुए मांस के टुकड़े, मीट स्क्यूअर्स हैं। वो उनसे पूछता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, है ना? वो लड़की से पूछता है, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? कर उससे वो खाना ले लेती है और धीमे से शुक्रिया कहती है। वो कहता है, खाने पीने की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि रेस्क्यू टीम, बचाव दल जल्द ही आने वाली है। लड़कियां उसकी बातों में आकर राहत की सांस लेती हैं। जैसे ही लड़कियां उस पर भरोसा करने लगती हैं, लड़के का असली चेहरा सामने आता है। उसका व्यवहार अचानक दोस्ताना से डरावना और क्रीपर जैसा हो जाता है। बस जाकर कहता है, चलो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं हैं। लड़का अपनी असली मांग रखता है। वो कहता है कि चूंकि वो उनकी जान बचा रहा है और उन्हें खाना दे रहा है, तो बदले में लड़कियों को भी उसके लिए कुछ करना होगा। लड़कियां समझ जाती हैं कि वे एक जाल में फंस चुकी हैं। क्या ये लाजमी नहीं है वाली बात उसकी गंदी सोच को लड़कियां पूरी तरह बेबस महसूस कर रही हैं। बदल जाता है, आंखें शैतानी और इरादे खतरनाक। वो साफ कहता है कि सर्वाइवल की कीमत चुकानी होगी और बहुत घबराई हुई है, जो कड़वा सच बताती है। अब ये वो दुनिया नहीं रही जिसमें हम पहले रहा करते थे। वो कहता है कि उसे छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक बड़ी लड़की, छोटी की बहन को अपनी बाहों में पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उस लड़के को घूरते हुए सोचती है कि एक बार इसका काम तमाम हो जाए, फिर वो अपनी बहन को संभाल लेगी। लड़का जबरदस्ती हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आओ टिल्ड। बहन समझ जाती है कि ये लड़का मदद के बहाने कुछ और ही चाहता है। का हाथ झटक देती है। वो उसे अपने पास आने से रोक देती है। मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन को छूने तक नहीं दूंगी। अब लड़का मासूम बनने का नाटक करता है। वो कहता है, अरे तुम लोग मुझे विलेन की तरह क्यों देख रही हो? क्या मैंने तुम लड़कियों को बचाया नहीं? वो जताने की कोशिश कर रहा है कि उसने उन पर एहसान किया है। देती है कि वो अब इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगी। वो सीधे बोलती है, हमें तुम्हारी ये घिनौनी सुरक्षा, डिस्गस्टिंग प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो गुस्से में चिल्लाता है, मजाक बंद करो, तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? उसकी आवाज और चेहरा अब डरावना हो गया है। जबरदस्ती लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे दबाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम्हें माफ कौन करेगा? वो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उन्हें रोक सके। एक लड़का, जिसे सब अनीकी या लीडर मान रहे हैं, वो काफी सख्त लहजे में कहता है, नियम मत तोड़ो, तुम दोनों किस बात पर झगड़ रहे? अनीकी का साथी ताना मारते हुए कहता है कि ये लड़कियां इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि इनमें से यहां से भागना चाहती है। लीडर अपनी पावर दिखाते हुए बोलता है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? हम जल्द ही रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। वो सीधा लीडर की आंखों में देखकर पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ सब अपनी मर्जी से रुके हैं? वो इशारा करती है कि लीडर ने लोगों को डरा धमकाकर या नियमों के जाल में फंसा कर रखा हुआ है। हिना को साफ कह देती है कि वो यहाँ के अजीब माहौल को नजरअंदाज कर रही थी, पर अब उसे यकीन है कि और भी लोग हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं। लीडर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो बड़े शांत होकर कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मेरा मतलब तुम्हें दबाना नहीं था। हिना को तुरंत है और वहां से निकलने का फैसला करती है। जैसे ही लड़कियां जाती हैं, लाल बालों वाला लड़का भड़क जाता है। वो कहता है, अनीकी, आप इतने नरम क्यों पड़ रहे हैं? अगर मदद आने में दिन लग गए तो? सीरियस लुक के साथ कहता है, नियम सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, और जो नियम नहीं मानता उनके साथ माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसी जगह पर नियमों रूल्स की क्या बात करना, जहां न पैसा काम आता है और न ही पॉलिटिकल पावर। दूसरी तरफ एक शांत माहौल में आग के पास बैठा है और राहत महसूस कर रही हैं कि वे सही समय पर वहां से निकल आईं, वरना वे फंस सकती थीं। क्या होती है कि हालात कितने खराब हो सकते थे। कुछ लड़कियां मजाक में इसे किसी एवी अडल्ट वीडियो के डरावने सिनेरियो जैसा बता रही हैं, जो वहां के खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। लड़की दूसरी से माफी मांगती है कि उसने पहले उन पर शक किया था। शिनोमिया कुन का शुक्रिया अदा करती है। वो खुश है कि उसने उन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने दिया। शिनोमिया थोड़ा शर्माता है और कहता है कि असल में उन लड़कियों ने ही उनकी मदद की है। उसे ताज्जुब होता है कि सिर्फ एक बार मिलने के बावजूद उस लड़की को उसका नाम याद है। शिनोमिया के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो महसूस करता है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम ब्याकुया के दांत खट्टे करें। में चर्चा होती है कि ब्याकुया वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अपने बड़े भाई की बात मानता है। अंदरूनी कलह की वजह से ये लोग बिखर सकते हैं। मतलब साफ है, एकता में फूट डालने की प्लानिंग चल रही है। वो इस पूरे ड्रामे को एक साधारण भाई बहन का झगड़ा, वो कहती हैं, यहाँ ये सब करना दूसरों के लिए परेशानी है, बेचारियों को क्या पता कि मामला कितना सीरियस है।
हमारे हीरो के मन में चल रहा है कि अगर रीटो की पावर कम हुई और ब्याकुया ने टेक ओवर कर लिया तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। चिल्लाती है, बहुत हुई ये मुश्किल बातें, चलो वेलकम पार्टी शुरू करते हैं। लड़कियां हीरो से कहती हैं कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए पेट भर के मशरूम खाओ। फ्लेवर के 2 ही ऑप्शन हैं, सॉल्ट या करी। मेको और हिनाको के बीच एक गैसूमियत चिंता है कि अगर ब्याकुया को पता चल गया कि लड़कियां माना मेको हिनाको यहाँ हैं तो वो उन पर नजर गड़ा देगा। बड़ा गंभीर देख हीरो फैसला करता है, लगता है मुझे अब कुछ तैयारियां प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। तीसरे दिन पर समंदर का किनारा है, धूप खिली है और हीरो अपनी ट्रेनिंग या काम में बिजी है। तभी माना उसे आवाज देती है। माना बताती है कि वो इत्तेफाक से जल्दी जाग गई थी और उसने हीरो को जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। क्या हीरो कहता है कि वो सबके जागने से पहले अपना काम खत्म कर लेना चाहता है। हमारा हीरो और माना बीच पर अकेले हैं, बाकी सब अभी सो रहे हैं। माना यहाँ अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही है। वो हीरो से कहती है, तुम खुशकिस्मत हो कि सुबह सुबह मेरे जैसी ब्यूटी के साथ यहाँ अकेले हो। हीरो बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो माना। कि इतनी डायरेक्ट तारीफ सुनकर माना एकदम ब्लश करने लगती है और उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। से घबराहट छुपाने के लिए माना फौरन टॉपिक बदलती है और कहती है, अच्छा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। साक मजाक में माना हीरो को चेतावनी देती है, देखो अजीब या गंदी हरकत मत करना समझे। से ही माना ये बोलती है, हीरो अचानक अपनी शर्ट उतार देता है। माना की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, तुम कपड़े क्यों उतार रहे हो। नौरी मासूमियत से कहता है, अगर मैं ये नहीं उतारूंगा तो मैं वो काम कैसे करूंगा। यह मछली पकड़ना माना पूरी तरह बौखला जाती है और जोर से चिल्लाती है, क्या करने वाले हो तुम। बेचारा हीरो कंफ्यूज्ड है कि ये इतना क्यों चिल्ला रही है। कि वो समुद्र में डाइविंग करके सीवीड इकट्ठा करने जा रहा है। वो माना लड़की से कहता है कि वो एक बंदर के साथ मिलकर किनारे पर शेल सीपियां जमा करे। माना बड़ी सादगी से मान जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, डाइविंग ठीक है समझ गई। अचानक माना के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे एहसास होता है कि लड़का डाइविंग के लिए अपने कपड़े उतार चुका है। उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो जाता है। नोटिस कर लेता है और पूछता है, अरे तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है। बस फिर क्या था, माना का पारा चढ़ जाता है। 5 अपनी शर्म को छुपाने के लिए चिल्लाती है, नहीं है लाल, और गुस्से में उसे बाका बेवकूफ कहते हुए मारने दौड़ती है। भागते गिरने के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों रेत पर लेटे हुए हैं और एक दूसरे के काफी करीब हैं। ऐसा भी लड़का अपनी महान बुद्धि चलाता है और कहता है, माना तुम बहुत भारी हो, मैं हिल नहीं पा रहा, क्या तुम हट सकती हो। 10 माना फिर से भड़क जाती है। वो उसे डमी बेवकूफ कहते हुए पीटने लगती है और लड़का चिल्लाता रह जाता है। वो कहता है, मैं तो बस सच बोल रहा हूं, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। लड़की थोड़ी दुखी होने का नाटक करती है और पूछती है, तुम इतने शांत कैसे हो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। लड़का अपना चेहरा घुमा लेता है। वो धीरे से कबूल करता है कि वो शांत नहीं है और इसीलिए वो चाहता है कि लड़की उसके ऊपर से हट जाए। लड़की को जैसे ही पता चलता है कि हीरो घबरा रहा है, वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे शर्तिया यकीन है कि तुम एक वर्जिन हो, इसीलिए इतने नर्वस हो। इम पलटकर कहता है, तुम्हारे कान भी काफी देर से लाल हैं, पता है ना। वो लड़की के दावे को चुनौती देता है कि वो बहुत फेमस है और किसी भी लड़के को इम्प्रेस कर सकती है। अचानक उसके बहुत करीब आ जाता है, जिससे लड़की घबराकर चिल्लाती है, बहुत पास आ गए। कि घबराकर उसे धक्का देने की कोशिश करती है, जिससे लड़के को चोट लग जाती है और वो ओ चिल्लाता है। लड़की उसे कमजोर कहती है तो लड़का लॉजिक देता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर चढ़ी माउंटिंग हुई हो, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कि फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती है। वो एक शातिर मुस्कान के साथ हीरो के चेहरे के पास आती है और पूछती है, तो तुम्हें आखिर चाहिए क्या। हीरो के कान में फुसफुसाती है कि सोचो तुम्हारे जैसा एक वर्जिन मेरा मजाक उड़ा रहा है, और हीरो बस हक्का बक्का रह जाता है। लड़का एकदम चौंक जाता है और पूछता है, अरे तुम क्या करने वाली हो। ती है, मैं तुम्हारे होंठ छीनने वाली हूं। को रेत पर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर कहती है, आहा तुम तो हिल भी नहीं पा रहे हो। लड़के की हालत खराब, उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि रोमांस के मामले में मैं तुमसे बहुत आगे हूं। लड़की आंखें बंद करके किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी नर्वस है कि वो सिर्फ एक छोटा सा टच पैक जैसा लगता है। पीछे हटती है। वो चिल्लाती है, मैंने बिना किसी दया के तुम्हारा किस चुरा लिया, कैसा लगा। सब होने के बाद लड़का एकदम कैजुअल होकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह इसने तो मुझे हैरान कर दिया। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे कोई खास फर्क पड़ा है। को इतना शांत देखकर लड़की भड़क जाती है। उसे लगता है लड़का झूठ बोल रहा है। वो चिल्लाती है, ये झूठ है, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। लड़का मन ही मन सोचता है कि धत तेरे की मैंने गलत रिएक्शन दे दिया।
लड़की के साथ पुराने अनुभवों की वजह से अब ऐसे झटकों का आदी हो चुका है। लड़की का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। वो कहती है, मुझे बहुत चिढ़ मच रही है कि तुम इतने शांत हो। वो लड़के के करीब आकर कहती है, एक बार फिर। बेचारा लड़का तो हैरान परेशान है, उसके मुंह से बस ए निकल रहा है। अब लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और साफ दिख रहा है कि वो अगले किस के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। इंटेंस किसिंग सीन दिखाया गया है। यहाँ लड़की ने लड़के का हाथ भी पकड़ रखा है, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया है। किसिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वाह, और दोनों सांस लेने के लिए थोड़ा रुकते हैं। उनकी आंखों में वो नशा साफ दिख रहा है कि हुए और उत्तेजित लग रहे हैं। इस खत्म होने के बाद लड़की पीछे हटती है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और लड़की सोच रही है, हमने सच में किस कर लिया। लड़का भी बेचारा हक्का बक्का होकर बस सांसें भर रहा है। लड़की को अचानक कुछ महसूस होता है और वो जोर से चिल्लाती है, कुछ मुझे टच कर रहा है और ये काफी बड़ा और सख्त भी है। लड़के का चेहरा देखने लायक है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या बोले।